Success Mantra. We shape future. Hello everyone, a very warm good morning to you all. So जुलाई का मैराथन इज ऑन. सो जुलाई का मैराथन बन चुका था, मैंने पहले ही बोला था आपको. एंड आई टुक अ गैप ऑफ लाइक 7 days प्रायर स्टार्टिंग दिस. सो दैट्स वाई आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू यू ऑल. बट हाँ, आज संडे के दिन जब आप ये देख रहे होगे तो मंडे एंड ट्यूसडे ऑनवर्ड्स आपका पुराना पिछला जितनी भी बातें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी. जैसे G20 के बारे में, आपको जैसे प्रेस फ्रीडम के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें आई तो उसको हम इनकलकेट करेंगे मंडे टू ट्यूसडे एंड इट्स माय प्रॉमिस. चलिए, तो ये तो बात है डेली द हिंदू एनालिसिस की. नाउ अब बात करते हैं मैराथन की. मैराथन आई टेंड टू स्टार्ट फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. और जिनको नहीं पता है उनके लिए कि जितनी भी इससे पहले की टॉपिक्स हैं जनवरी से लेके जून तक की, वो मैंने अलग से प्रोवाइड की है टॉपिक्स. 53 to 55 टॉपिक्स आर देयर. उनको प्रिपेयर करिए. कोई भी डाउट आए तो आई एम देयर फॉर यू ऑल, राइट. एंड विल ट्राई टू इनकलकेट दोज ऑल्सो इन दीज मैराथन्स, राइट. कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट तो हम देखते ही हैं, है ना. तो ये जुलाई के टॉपिक्स हैं इसमें. और जुलाई ऑनवर्ड्स ये किनको हेल्प करेगा जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करा, टाइम पास कर रहे थे. अब टाइम पास मत करो बेटा, क्योंकि वैसे ही सितंबर खत्म हो चुका है आधा, है ना. टुडे इज आई गेस 15th सितंबर, राइट. 16 सितंबर. और जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो 17 सितंबर होगा. 13 दिन बचे हैं सितंबर में, 13-14 दिन. फिर उसके बाद अक्टूबर, नवंबर एंड देन बूम योर एग्जाम, राइट. तो जिन्होंने नहीं करा कुछ भी करंट अफेयर्स में, उनके लिए है ये टॉपिक. या फिर जो कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए देख रहे हैं कि पूरा रिवाइज एक बार कैसे करें जुलाई, उनके लिए है. प्लस जो क्रैश कोर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जिन्होंने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है 2 महीना, 1.5 महीना, 1 महीने के लिए, उनके लिए ये मास्टर सीरीज़ है. इस सीरीज़ की इंपॉर्टेंस ये है. प्लस इसका जो ROI है, डेट इज़ द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इसका, वो काफ़ी हाई रहा लास्ट ईयर. जिन्होंने भी मैराथन देखा उनको कहीं ना कहीं CA में और लीगल रीजनिंग में दोनों जगह बेनिफिट हुआ. बच्चों का फीडबैक है, इट्स नॉट माई फीडबैक, राइट. कि भाई मैराथन सेशन से कहाँ पर हेल्प होती है. तो यार देखो, अगर आप लास्ट टाइम पे एटलीस्ट इतना भी पढ़ लोगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो कहीं ना कहीं आप 15 to 17 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो CA में, बहुत प्यार से. 15 to 17 मार्क्स आउट ऑफ 28, आई डोंट थिंक एनी डे इट इज़ अ बैड डील, राइट. कि अगर आप 1.5 घंटा डेली दे करके, यानी पूरे दिन का भी हम ले लें, तो हर महीने का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने का आपको मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 घंटे लगेंगे. अगर ये आप 10 घंटे लगा के अच्छे से पढ़ लेते हो, देन आपको 17 और 18 और 16 मार्क्स आ जाते हैं. देन आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील एनी डे, राइट. अब जिनको इससे प्लस में जाना है उनके लिए डेली एनालिसिस है ही. अगर आप लोगों ने डेली एनालिसिस देखना शुरू नहीं किया है तो अभी भी शुरू कर दो डेली एनालिसिस. तो वो 17 आपका 22, 23 तक जंप करेगा. और बच्चों के गए हैं लास्ट ईयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं गए हैं. आई हैव स्टूडेंट्स टू टेल कि भाई हाँ, कि सर आपने जो मैराथन कराया था उसमें से काफ़ी हेल्प हो गई. क्योंकि लास्ट टाइम पे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने स्टार्ट किया. लास्ट ईयर जब पेपर हुआ तो 16 दिसंबर को हुआ, और उससे पहले नवंबर वाला या दिसंबर के फर्स्ट वीक में बहुत बच्चों ने करंट अफेयर स्टार्ट किया फ्रॉम मैराथन ओनली, एंड दे स्कोर लाइक 15 to 16 मार्क्स, एंड आई थिंक इट्स गुड, राइट. अब 6-7 नंबर ऊपर जाना है तो आपको डेली एनालिसिस देखना पड़ेगा. तो 22, 24 आपको आराम से स्कोर हो सकता है. प्लस लीगल की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था. हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ आइडेंटिफिकेशन एक्ट किया था, बिल किया था, सॉरी, जो एक्ट बन गया लेटर ऑन. तो उस पर भी हम लोगों ने बात किया, एंड दैट क्वेश्चन केम इन द लीगल रीजनिंग पार्ट. एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक कि बेटा ये जो टॉपिक है वो CA का कम, लीगल का ज़्यादा है, और आया भी. तो इस बार भी कुछ ऐसे ही करेंगे. चलिए, तो पहले टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास. हमारे पास 2 अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं इस बार. तो चलिए इसका टॉपिक देखना स्टार्ट करते हैं. कंटेंट्स क्या क्या है इस बार हमारे पास. इलेक्टोरल बॉन्ड्स. जुलाई के टाइम पे इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा चला, तो देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या क्या होते हैं. नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देखेंगे. दोज ऑल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, राइट, जिनको इस बार पॉलिटिकल पार्टीज़ का दर्जा मिला. तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक फुल फ्लेजेड में आपको पढ़ाऊंगा. हाँ, आपको नोट्स सारे मिलेंगे इसमें, कुछ लिंक्स एड अप होंगे. क्योंकि अगर आपको ये वीडियो देखने का बेनिफिट क्या मिला, नहीं तो आप PDF ही नहीं पढ़ लेते. PDF कितने पेज की है? ये 33 पेज की PDF है. तो 33 पेज की PDF पढ़ने में मुश्किल से मुश्किल 2-3 घंटा लगना है. तो वो लगा के क्यों ना पढ़ ले इंसान सीधा सीधा. वीडियो देखने का बेनिफिट क्या है वो पता चलेगा. क्योंकि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको और हम कहाँ कहाँ लिंक कर सकते हैं, दैट इज़ माई प्रायर इंटेंशन ऑफ दिस एनालिसिस, राइट.
अब ये जो मैराथन होता है, बहुत लोग क्या करेंगे कि मतलब डायरेक्टली बस कंटेंट उठाया, यहाँ डाला एंड दिस बूम इट इज़ योर कंटेंट, और उसको मतलब बता दिया कि हाँ ये है, देख लो। अरे वो तो खुद देख लेता है वो PDF से, है ना। इवन आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लैड, आई यूज टू सी दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, तो मुझे भी लगता था यार इतना तो हम खुद ही कर लेते हैं, इसमें तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ एनालिसिस देखने का। तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि जब जुलाई पढ़ रहे हो, एंड माई एवरी स्टूडेंट नोज दैट कि जब आप जुलाई पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आदमी अगस्त और सितंबर का भी लिंक देगा, एंड आई विल गिव यू दैट। तो पहली बात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वन नेशन वन इलेक्शन, ये न्यू डिबेट हैज बीन स्पार्क्ड। सेकंड इज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वी विल लिंक दिस टॉपिक विद नीति आयोग एंड SDG, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ED टेन्योर डायलेमा, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो टेन्योर है ये एक डायलेमा वाला चलता है, प्लस कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को भी यहाँ पर देखेंगे। SCO समिट पे हम 3-4 एग्जांपल्स देंगे आपको, जैसे आपको ये पता लगे कि क्या क्या ग्रुपिंग्स इस बार आपको तैयार करनी है। फुकुशिमा वाटर इशू, इट्स अगेन रिलेटेड विद द जापान, इसको कहीं ना कहीं आप रशिया से लिंक कर सकते हो। भारत 6G अलायंस, इसको भी देख सकते हो अच्छे तरीके से, जब इंडिया US की डिबेट स्पार्क होती है तो इस बारे में बात होती है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे भी नहीं देख सकते हम, अरे ISA भाई, है ना। उसके बाद सागर संपर्क को थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनेट कर सकते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ऑब्वियसली एकदम क्लासिक लीगल रीजनिंग टॉपिक इट इज़, राइट। तो जिनसे भी आप लीगल रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनको बोलिएगा कि इनको सर लीगल रीजनिंग पे क्वेश्चन बना के दीजिए हमें, राइट। एक प्रिंसिपल बनाइए, उस पर 5 क्वेश्चन दीजिए, ताकि हमें पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्सेस बहुत सारे हैं इस बार, हेली भी है तो उसको हम इसमें लिंक कर लेंगे बस। ब्लैक सी ग्रीन डील में बहुत कुछ है, एंड आई विल गिव यू अ कंप्लीट मैप ऑफ दिस ब्लैक सी ग्रीन डील, जिससे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। CMV TUMV वायरस, एक ककम्बर मोजाइक एंड सेकेंड इज द टोमेटो मोजाइक वायरस। सर्ट इन, अगेन दिस इज अ क्लासिक लीगल रीजनिंग टॉपिक। लोग कहेंगे सर्ट इन कैसे क्लासिक लीगल रीजनिंग हो सकता है यार, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, अरे लास्ट ईयर इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हुआ था साहब, थोड़ा देखो पेपर। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं दे आर काइंड ऑफ एमिनेंट लीगल पर्सनैलिटीज़ इन देयर फील्ड। जो NLU में बैठे हैं प्रोफेसर्स जो पेपर बना सकते हैं, तो वो हमको आप कम मत समझना, दे आर मोर देन व्हाट यू थिंक। द प्लेस वेयर योर थिंकिंग स्टॉप्स, दे स्टार्ट्स थिंकिंग, राइट। नेक्स्ट इज कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, UPI एंड कलर ATM, थोड़ा सा एक ऑफ द बीट टॉपिक है, ऑफ द बीट क्लैट भी गया था, हम भी जाएंगे। चंद्रयान 3 PSLV C56 वी मिसिंग है। इंडिया फ्रांस, इंडिया UAE, इंडिया श्रीलंका, दिस ऑल रिलेटेड विद द मोदी जी विजिट, एंड श्रीलंका इज काइंड ऑफ अ इनवाइटी काइंड ऑफ थिंग। इंडिया US भी आपको 22 नंबर टॉपिक पे है। 20 है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ओपन मार्केट सेल स्कीम, ये भी बन सकता है, अगर इसको बनाना चाहें तो फूड सिक्योरिटी से लिंक करके लीगल रीजनिंग में डाला जा सकता है। GE414 फाइटर जेट इंजन, ये सारा इंडियन US से रिलेटेड है। एंड द लास्ट इज माई काइंड ऑफ फेवरेट बाबू मोशाई टॉपिक्स, करने पड़ेंगे ये बाबू मोशाई, ये टॉपिक्स तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो होमवर्क वाले टॉपिक्स होंगे आपके, करिए खुद से, बातें करेंगे, कुछ डाउट आएगा आई एम देयर फॉर यू ऑल, राइट। उन टॉपिक्स में कहीं पे भी कोई डाउट आएगा, आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे फ्रॉम यू ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइमिंग्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया बनाते हैं पहले तो, उसके बाद आएंगे इस चीज़ पर। जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एम आई राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, तो सब आर्टिकल 324, सारी इंफॉर्मेशन अंदर लिखी हुई है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिफाइंड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज वेरी प्रिसाइज काइंड ऑफ थिंग, राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब बनी थी तो इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। इन 1989 आफ्टर एन अमेंडमेंट इट वाज मेड अ 3 member बॉडी, मोर ऑफ अ काइंड रिलेटेड टू गोस्वामी कमेटी, और आप बोल सकते हो दिनेश गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, उसमें कहीं ना कहीं ये भी था, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि क्या होता है। प्लस
आप इसको और देखें तो इसी साल एक अमेंडमेंट किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिससे इलेक्शन में वोटिंग एज 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया, राइट 18 ईयर्स कर दिया गया वोटिंग एज। तो सर ये यहाँ कैसे रिलेटेड है? अरे वोट इलेक्शन में वो इलेक्शन किसके बिना इनकम्प्लीट है? वोटर्स के बिना। वोटर्स ही नहीं होंगे तो इलेक्शन किस बात का, इलेक्ट कौन करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये पार्ट एक इंपॉर्टेंस रखता है आपको, 21 से 18 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स 61st। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में डेट इज समवॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और सफरेज, ठीक है। डेट इज कि कोई भी इंसान जो 18 साल से बड़ा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, वो वोट कर सकता है और जेंडर, किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर? अगर आपसे क्लैट पूछे, जो कि इसके चांसेस कम है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर वाज सुकुमार सेन एंड द करंट इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार साहब, ठीक है। और दो और हैं, गोयल साहब और पांडे साहब। जो ये 3 मेंबर कमिटी बनी, इसमें ईसी है, सीईसी है और एक और ईसी है, इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो टेन्योर है वो है 6 या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, या तो 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इस बारे में जानने की आवश्यकता यहाँ पर आपको है, ठीक है। तो ये कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। दिनेश गोस्वामी कमेटी हो गई, आप ARC देख सकते हो, ये सब कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी बनाई गई, राइट। तो ये वाला पार्ट तो आपको करना ही करना है, दैट इज द काइंड ऑफ इंट्रो पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। अब इसके बाद बात आती है कि सर इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है। 2017 में ये कॉन्सेप्ट आया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये कॉन्सेप्ट आया। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे, इसमें पर्सनली इसमें ट्रांसपेरेंसी तो कहीं से नहीं है, राइट। आप न्यूज़ चैनल्स की डिबेट्स देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, तो आप कुछ भी डिबेट देख लो, इसमें कहीं से ट्रांसपेरेंसी नहीं। अब क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इट इज़ अ काइंड ऑफ बॉन्ड। बेसिकली मान लो कि ये कोई कॉरपोरेट बॉडी है या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, P1, P2, P3, P4। फॉर द इलेक्शन दे नीड सम मनी। तो ये कॉरपोरेट्स अगर इनको फंड करेंगे तो हाउ, या फिर पीपल इनको फंड करेंगे तो इनको कैसे पैसा मिलेगा? दिस कॉरपोरेट विल गो टू द SBI और वहाँ से वो SBI से एक बॉन्ड खरीदेंगे जिसे हम कहेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और उसमें ये नहीं लिखा होगा कि किसने पैसा दिया है, किसको दिया है, बस ये लिखा होगा। फिर ये बॉन्ड उस पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएगा एंड देन दिस पॉलिटिकल पार्टी विल गिव टू बॉन्ड टू द SBI एंड SBI इनको एनकैश करा के दे देगा कि लो भाई तुम्हारा पैसा, ठीक है। तो ये SBI की बात हो गई। अब ये केवल SBI में ही हो सकता है और किसी बैंक में नहीं। एक और बात इसमें आप देख सकते हो कि पीरियड ऑफ एनकैशमेंट इज 15 डेज। पीरियड ऑफ एनकैशमेंट जो होता है वो 15 दिन का होता है कि 15 दिन के अंदर अंदर एनकैश करा लीजिए वरना नहीं, ठीक है। और 2017 में इसको एज अ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया और 2018 में इसको यूज में लाया गया। एलिजिबिलिटी होती है सेक्शन 29A ऑफ RP एक्ट 1951 के अंदर पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, और उसने लास्ट असेंबली इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन लोकसभा या फिर स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में 1% वोट सिक्योर किए होने चाहिए, ठीक है। और ये जो कॉरपोरेट्स हैं वो एटलीस्ट 7.5% का लास्ट ईयर का रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, तभी वो डोनेशन कर सकते हैं या फिर वो पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। तो आई होप कि आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। नाउ अब आते हैं हमारे PDF पे, सारी बातें लिखी हुई हैं 324 कॉन्स्टिट्यूशन 61st 1989, कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं आप ADR के बारे में भी देख लो कि ADR सिचुएटेड कहाँ है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और ईयर है इसका 1999 में ADR सिचुएट हुआ था इंडिया में। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 में एज अ फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस हुआ
एंड वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2018. सो आई होप कि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो SBI ऑब्वियसली अभी बताया है. अब डिनोमिनेशन की बात जब आती है तो दीज आर द डिनोमिनेशन जिसमें बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं. और वो डिनोमिनेशंस कैसे हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़. ठीक है, या 1 CR. ठीक है, एंड दीज आर द इंटरेस्ट फ्री. ये याद रखना है, इंटरेस्ट फ्री. पूछा जा सकता है, ये छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं कभी कभार. वैलिडिटी है 15 कैलेंडर डेज. ये याद रखना, कैलेंडर डेज, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर सकता है आपके साथ 15 वर्किंग डेज भी डाल सकता है. तो ये याद रखना, फ्रॉम 15 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. इसी पे तो क्वेश्चन बना दिया था लास्ट ईयर लीगल रीजनिंग का. ठीक है. एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 29A ऑफ RP एक्ट 1951 और सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1% वोट्स पोल्ड इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एलिजिबल टू रिसीव द इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सारी इन्फॉर्मेशंस लिखी हैं. नाउ वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके आप कुछ 30 मार खान हो जा रहे हो. ये पहले भी बात हो चुकी है, 1999 में ही बात हुई थी इस बारे में. प्लस इंडिया में ये कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं. कैसे था सर? देखो, पहला इलेक्शन कब हुआ? 1952 में. तो दूसरा कब होगा? 57. आई होप इट इज विजिबल. यस. एंड नेक्स्ट इज 62, इट्स 67 एंड 72. ऐसे चला. बट क्या हुआ? 67 में केरला में CPI की गवर्नमेंट बनी, CPI की सरकार बनी. वर्ल्ड में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, डेट टू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जिसको कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 352 लगा करके सस्पेंड किया. एंड 1969 में यहाँ पर सरकार गिरी. एंड दिस वाज द टाइम जहाँ पर ब्रेक हुई ये 5 ईयर. और जो कहा जाता है रिफॉर्म, जो एक ईजीनेस था वो ब्रेक हुआ यहाँ पर. और इससे पहले कुछ इलेक्शन, कुछ कमीशंस आए. लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस BP जीवन रेड्डी, इनका नाम याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर जीवन रेड्डी साहब. तो इन्होंने कहा था साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में इन 1999. जस्टिस BS चौहान, इन्होंने भी कहा था कि अगस्त 2018 में कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस. और अभी ये क्यों स्पार्क में है बॉस? अभी ये क्यों स्पार्क में है? अभी क्योंकि रामनाथ कोविंद कमेटी बनी है. याद रखना ये नाम, रामनाथ कोविंद कमेटी. ये एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. ठीक है, रामनाथ कोविंद कमेटी, इसका नाम याद रखना. इट वाज इनिशियली 8 मेंबर कमेटी, जिसमें से कांग्रेस के भाई लीडर बाहर हो गए. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसका बॉयकॉट करता हूं. तो कहीं ना कहीं 7 मेंबर कमेटी रहा. लेकिन बट स्टिल जैसे कि इट इज़ अ 8 मेंबर कमेटी, जिसको गवर्नमेंट ने तो प्रपोज तो यही किया ना, 8 मेंबर कमेटी, राइट. तो इसमें याद रखना, इस कमेटी की खास बात यह है कि इसमें इंडिया के 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं. 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, अगर आपको ये नहीं पता है तो यू नीड रिवीजन डियर फ्रेंड. 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे NK सिंह साहब. ठीक है. और करंट फाइनेंस कमीशन इज 16th, जिसके हेड का अभी कुछ अता पता नहीं है. फाइनेंस कमीशन इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये 2-3 बातें हो गई फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड. अच्छा, हु वाज द हेड ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड थे KC नियोगी साहब. ठीक है, ना योगी नियोगी, राइट. तो KC नियोगी साहब फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड थे. फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये हर 5 साल के लिए फॉर्म होता है. ये अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल करता है. इनकी रिपोर्ट का जो नेचर है, डेट आर एडवाइजरी नेचर, इट इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर. तो ये कुछ 2-4 बातें याद रखो बस, दैट इज़ मोर देन इनफ और आपका क्लैट निकल जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. अगर हम इसके बारे में बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या चैलेंजेस है. देखो, कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं. हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसके भी हैं एंड देयर इज़ नो डाउट इन दैट. पहली अच्छी बात यह है कि लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा. लेकिन चैलेंजेस क्या है? कहीं ना कहीं क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर को ये टच करेगा. और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस जैसे आर्टिकल 83 एंड 172, ऐसे हम पेयर में पढ़ेंगे इन आर्टिकल्स को. 83 एंड 172 जो कि हाउस के ड्यूरेशन के बारे में बात करता है.
85 एंड 174 जो कि डिसोल्यूशन ऑफ हाउस के बारे में बात करता है, एंड लास्ट इज द 356 प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है। मान लो कि कोई स्टेट है जिसका 2 साल का टेन्योर दूसरा साल चल रहा है, 5वें साल में किसी का 4 चल रहा है, किसी का 3 चल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है इनमें कि आपको हाउस डिसॉल्व करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट्स रूल लगानी पड़ेगी। और क्या गारंटी है कि आपके अंदर की इंदिरा गांधी नहीं जागेगी? ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मजाक से हट सके बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस ये क्यों है? क्योंकि ये रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 50% रेटिफिकेशन फ्रॉम द स्टेट, जिसको हम कहते हैं स्पेशल अमेंडमेंट्स। ठीक है, एक सिंपल होता है, एक स्पेशल होता है। स्पेशल प्लस स्टेट मेजोरिटी, हाफ ऑफ द स्टेट मेजोरिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट इज वीवीपैट एंड ईवीएम। ये थोड़ा सा ऑफ बीट है, सेम टॉपिक है, लिंक्ड है, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग हियर, अदरवाइज आई डोंट हैव इंटेंशन टू ऐड। इसमें बस फैक्ट्स आपको याद रखने। वीवीपैट होता क्या है? वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, एंड ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1989 में डेवलप किया गया था बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1980 में पहली बार इन्वेंट किया गया बाय एमबी हनीफा एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1981। ईवीएम वर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 इन द बाई इलेक्शन ऑफ नॉर्थ परावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। ये बात थोड़ी बहुत याद रखोगे तो बेनिफिट रहेगा। 2004 ऑनवर्ड्स ये सब जगह यूज होने लग गया। नेक्स्ट इज वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये पहली बार मिजोरम में बहुत फुल फ्लेजेड यूज किया गया, लेकिन वैसे देखा जाए तो नॉक्सेन में, नागालैंड में यूज किया गया था। ठीक है, और वीवीपैट फिटेड ईवीएम 2017 गोवा से स्टार्ट हुआ। सो दीज वर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन। लास्ट एस्पेक्ट्स दैट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन सेल्फ। आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके, जैसे मैंने भी निकाला है, इस तरह से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और व्हाट आई टेंड टू डू कि हर टॉपिक के साथ जितने ही मुझे एडिशंस करने आई यूज टू राइट हियर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, जैसे रामनाथ कोविंद का एडिशन था, प्लस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो दर्जा दिया गया है आप उनको भी पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते क्या है, पढ़ना चाहिए, आ सकता है एग्ज़ाम में। और बहुत सारे मॉक्स में पूछा भी गया है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्वेश्चन ये भी आता है, ये तो देखो डायरेक्टली वो पूछ देगा कितने पॉलिटिकल पार्टीज़, एक तो ये क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ईजी रहेगा। दूसरा पार्ट आपसे ये पूछ सकता है कि सर देखो, एक तो ये वाली बात आपकी अच्छी बात है कि हाँ कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पूछ सकता है। दूसरी ये वाली बात भी है कि अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज बहुत ईजी मार्क्स लूज कर जाओगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ने से पहले मेरा आप में से एक रिक्वेस्ट है, अपने रूम में जहाँ भी पढ़ते हो आप वहाँ पर एक चार्ट लगाओ। उस चार्ट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए, 17 गोल्स, उनको अच्छे से याद कर लो। यही मौका है, क्वेश्चन आएगा आसानी से निकाल ले जाओगे। और ये क्वेश्चन जो कर लेगा ना, इट इज़ माई गारंटी कि भाई उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 1-2 नंबर ना ये आपको कहीं ना कहीं NLS बैंगलोर से नालसार और नालसार से NLU भोपाल, NLU भोपाल से आपको कहीं ना कहीं CNLU और आपको रांची, NUSRL, विशाखापट्टनम, इन सब पे भी लाके खड़ा कर सकता है। तो प्लीज़ रीड अबाउट इट। आई एम नॉट जस्ट डिग्रेडिंग एनीथिंग, बट हाँ एक चीज़ है कि बच्चों ने ही खुद डिसाइड कर रखा और NLUs ने भी डिसाइड किया। ठीक है, आई एम नो वन टू डिग्रेड इट। ठीक है, NLUs ने भी डिसाइड किया कि हम फर्स्ट। तो आप फर्स्ट से सेकंड पे आ सकते हो। SDGs याद करने में कुछ नहीं जा रहा है यार। ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छे से देखो, चीज़ों को हो जाएंगी। ठीक है, लिंक करना सीखो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स SDG 1-2 पहले ही आ जाता है इसमें। तो लाइफ बिलो वाटर, एवर वाटर, अभी हम जब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पढ़ेंगे तो लाइफ बिलो वाटर भी पढ़ना होगा, जो SDG 12, 13 और 14 के पेरीफेरी में आता है, तो उसको पढ़िए अच्छे से। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, SDG पत्थर की लकीर बना के याद करना, आ सकता है एग्जाम में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखो कोई भी रिपोर्ट आती है तो या फिर कोई भी इंडेक्सिंग आती है, हमारा सबसे पहला कर्म धर्म ये होता है कि हम ये जाने कि भाई उस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है। तो देखते हैं पहली बात, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज द UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अच्छा एक चीज़ और,
बहुत लोगों को लगता है कि पीपीटी पढ़ रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये पीपीटी बहुत मेहनत से बनाई गई है और ये बच्चों के लिए ही बनाई गई है। तो और ये इजी लैंग्वेज दिया गया है इसको, ये अनलाइक कि दोज बुकिश लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर इजी लैंग्वेज है, साधारण भाषा में आसानी से सब बात लिखी गई है, ठीक है। और ये पहली बार लॉन्च हुई थी 2010 में। ग्लोबली 1.1 बिलियन पीपल आउट ऑफ 6.1 बिलियन पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर एंड लिव हैं। बात ये बार बार मल्टी डायमेंशनल आ रहा है ना, मोदी जी ने कहा था कि इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ऊपर आया है, बेटर किया है हम लोगों ने परफॉर्म। तो वो ये सब भी देखेंगे क्या है मल्टी डायमेंशनल का, कैसे परफॉर्मेंस बेटर है। बट एक चीज़ और, आज व्हेन आई वाज रीडिंग टुडेज न्यूज़पेपर दैट इज ऑफ 16 सितंबर, WHO के हेड ने ये कहा है, इसमें कहीं ना कहीं आप WHO भी देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO, दैट आई विल टेल यू अगेन कि OMSS जब पढ़ेंगे तो अच्छे से देखेंगे उसको। तो उन्होंने यही कहा कि 1 out of 10 चिल्ड्रेन एवरी डे स्लीप्स हंग्री स्टमक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना कि भूखे पेट सो रहे हैं बच्चे, 1 में से 10, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुत है। आप यहीं पर देखो 6.1 बिलियन में से 1.1 बिलियन 18% पूरे पॉपुलेशन का वो भूखमरी की स्थिति में है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है। सब सहारन का कंडीशन देखो 534 मिलियन पुअर एंड साउथ एशिया में 389 मिलियन। पॉवर्टी इन इंडिया अभी भी 230 मिलियन से ऊपर है जो पुअर हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीवर इंडेक्स है इंडिया का। पॉवर्टी इन उसके बाद UNDP ने वल्नरेबिलिटी बताया है, द शेयर ऑफ पीपल हु आर नॉट पुअर बट हैव डेप्रिवेशन इन 20 to 33% ऑफ ऑल वेटेज इंडिकेटर्स कैन बी मच हाइयर। तो वल्नरेबिलिटी में क्या क्या बातें होती हैं, जो कि 20 से 33.33% के आसपास है, वो वल्नरेबली पुअर है। इंडिया के पास 18.7% पॉपुलेशन अंडर दिस कैटेगरी है, ऑलमोस्ट वल्नरेबल के पार्ट पे है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसको बार बार ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से हम दर्शा रहे हैं, बट ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल होता क्या है, क्योंकि इसमें जो थीम्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जिस पे ये डिसाइड होता है। इसमें आई गेस की नॉट विजिबल, तो ये ठीक है, देख लेना यहाँ से, आपको PDF तो मिल ही जाएगा। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दीज आर द बेसिक इंडिकेटर्स ऑन विच ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिसाइड होती है। हेल्थ में जैसे न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया, टर्म्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गया, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाउसिंग कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सब के बारे में बात होती है। तो ये कितने इंडिकेटर्स हैं, 4, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 इंडिकेटर्स है, और ब्रॉडली देखें तो 3 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये दोनों नंबर्स याद रखना है, मैंने गिनती गिनने के लिए नहीं लिख दिया, ठीक है। काम की बातें हैं, पढ़ना अच्छे से इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको आप SDG से लिंक करेंगे ही। नीति आयोग ने भी कुछ ऐसा ही रिलीज़ किया, ग्लोबल ये पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया से रिलेटेड मल्टी डायमेंशनल। और नीति आयोग का देखना ये होगा कि हमारा कितना नंबर का रिपोर्ट था। इट वाज 2nd ऑफ नंबर रिपोर्ट, जो कि अभी हुआ 2019 के बाद से, तो ये भी थोड़ा सा देखना है। नीति आयोग कब फॉर्म हुआ, 2015 1 जनवरी, इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, ठीक है। और ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑल्सो, राइट। इसमें आप कुछ और चीज़ें भी याद कर सकते हो इफ़ यू वांट, कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होते हैं। तो जो भी प्रेसिडेंट होंगे वो चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर होंगे वो चेयरमैन होंगे। और अभी नीति आयोग के CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये कुछ नाम याद रखिए, BVR सुब्रमण्यम हो गया, पहले अमिताभ कांत भी थे एक्स CEO, जो कि अब G20 के शेरपा हैं, तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड 9.89% जो पीपल है वो पॉवर्टी में है। ये कुछ स्टेट्स के बारे में बताया गया, ये कोई मल्टी डायमेंशनली पुअर है। और हाईएस्ट परसेंटेज कहाँ है, तो बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश एंड MP। चलिए UP नहीं है, पहले बीमारू स्टेट्स में आते थे ये, बिहार, झारखंड, मेघालय, UP में मध्य प्रदेश। तो ये नाम याद रखिए, इसमें एक ही आपको मेघालयन स्टेट्स है, बाकी इसको हमने डेली एनालिसिस में भी कवर किया था। तो नीति आयोग में आप ये भी देख सकते हो, BVR सुब्रमण्यम अय्यर का नाम पूछा जा सकता है आपसे सुमन बेरी साहब का नाम पूछा जा सकता है आपसे, नीति आयोग कब बना था ये पूछा जा सकता है, प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड बातें की जा सकती हैं, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया व्हीट रिवॉल्यूशन के बारे में कि कौन थे फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन, तो DS अतवाल साहब थे, वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है।
हमारा थर्ड टॉपिक है ईडी टेन्योर डायलेमा। देखो ये पूरा टेन्योर का जो डायलेमा है वो स्टार्ट हुआ सेंटर और एनसीटी ऑफ दिल्ली के टसल के बीच में। इसमें सुप्रीम कोर्ट माय बैड, इट्स पूरा टेन्योर स्टार्ट होता है कब, जब सेंथिल बालाजी कहीं ना कहीं अरेस्ट होते हैं। उससे पहले भी ये बातें चल रही थी, ऑपोजिशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि भाई क्या कर रही है ईडी, व्हाट एग्जैक्टली द ईडी इज डूइंग, ठीक है, क्या ईडी का जो चीफ है उसका टेन्योर लीगल है या इलीगल है ये टेन्योर। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहली बार में बोल दिया कि इलीगल है, टेन्योर गलत है, इनका एक्सटेंशन इतना नहीं मिलना चाहिए। बात करेंगे ईडी के टेन्योर के बारे में, कहीं ना कहीं सीबीआई से रिलेटेड है और सीवीसी से भी रिलेटेड है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ईडी टेन्योर में सबसे पहले हम सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये स्टैब्लिश हुई थी दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941, फिर 46 में भी इसको रिवाइज किया गया और लास्ट में 64 में भी ये रिवाइज हुआ जब दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आई, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर, और 63 में ये स्टैब्लिश हुआ और ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और संथानम कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी। दैट इज़ अ प्रिटी इंटरेस्टिंग पार्ट कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो संथानम कमेटी। और सीबीआई जो है वो सीवीसी करप्शन केसेस और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के मैटर्स को देखता है और डीओपीटी से अटैच्ड है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पज है ये कि आइडिया लग जाए। CBI is not a statutory body as CBI is not mentioned under DSPE Act, kind of some extra constitutional bodies. The executive order of Ministry of Home Affairs did not mention CBI to constitute under DSPE Act, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे तो भाई इट्स नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट। ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से तो बना ही है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ एजेंसी दैट इज वर्किंग, राइट। तो इसमें ये कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इट इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा याद रखना कि एग्जाम में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नन ऑफ द अबव। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा लोग स्टैट्यूटरी मार के चले आओगे। इट्स नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, it's a special body that is formed for these kind of things, right। तो अब सीबीआई की खास बात कि एक आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, इंटरपोल, राइट, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। तो इंटरपोल क्या है और वो सीबीआई से क्यों रिलेटेड है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। इंटरपोल में यहाँ पर से ई हटा देना, इंटरपोल इट्स ओनली एल, इंटरपोल। तो इंटरपोल में प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगर इंडिया मान लो किसी भी इंटरनेशनल पुलिसिंग से रिलेट करता है तो सीबीआई ही एक लौती ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरपोल को कनेक्ट करेगा। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में और ये 1923 में बना था। और इसके हेड हैं अभी अहमद नासिर अल रायसी साहब इसके हेड हैं। तो कुछ ये दो चार बातें हैं जो इससे लिंक हो सकता है, तो जस्ट राइट इट ऑन द PDF ओनली कि आप लिख पाओ, ताकि इजी रहे आपके लिए। प्रिंट निकाल के वीडियो देखना, उससे पहले मत देखना, कोई मतलब नहीं बनेगा फिर। एंड आई विल अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सीबीआई, करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेज एंड स्पेशल क्राइम्स लाइक टेररिज्म वगैरह को ये देखता है, ठीक है। बेसिकली PMLA वगैरह की, फेमा की बातें ये करता है। नाउ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसकी एक खास बात कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू उसके, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट इसका नाम है, ऑरिजिन है ये 1956 का, जिसमें एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से ये स्टार्ट हुई थी। और फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि लेटर फेमा बना 1947 के अंदर, ये वायलेशंस के अंदर को चीज़ों को देखता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज इसके हेड्स वगैरह बताए हुए हैं कि न्यू दिल्ली में कहाँ पर है, तो 5 रीजनल ऑफिसेज हैं इसकी, ये देख लेना है। टेन्योर ऑफ एक्सटेंशन, अब टेन्योर ऑफ एक्सटेंशन पे बारे में बात आती है कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या, कि ये टेन्योर ऑफ एक्सटेंशन किस चीज़ का नाम है, कि या फिर ये क्यों आया। देखो जनरली जो ईडी का टेन्योर है वो उन्होंने कहा कि 2 साल का टेन्योर, 3 साल का टेन्योर रहेगा,
एंड हम इनको एक एक साल का एक्सटेंशन देते जाएंगे। मैक्सिमम 3 एक्सटेंशन हो सकते थे, 2 एक्सटेंशन हुए। उसके बाद केस क्या है कि भाई ऐसा क्या है कि भाई इस पर्सन के बिना आपको कुछ गुजारा ही नहीं हो रहा है, राइट। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो यही कहा गया कि भाई कि संजय कुमार साहब जो हैं इतने क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई और ईडी नहीं मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक रिट इशू हुई क्वा वारंटो, इससे पूछा गया कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर। ठीक है, ये रिट है, आर्टिकल 32 का रिट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 32 और 226 दोनों एक बार पढ़िएगा जरूर। 5 रिट्स हैं इसमें, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड क्वा वारंटो। ठीक है, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मैंडामस इशू किया। फिर मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, कि आप बताइए कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से हटिए अभी, और यही कहा गया। फिर लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। 26 जुलाई को जब सेंटर वापस से गया कि भाई हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम इतनी जल्दी हटा दें इनको, और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स देखते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टेररिज्म से बातें देखते हैं ये, तो इनको हटाना अभी के लिए हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। गिव अस सम टाइम। तो सितंबर में, वैसे भी इस महीने में वो हट जाएंगे। संजय कुमार साहब हैं, नया ईडी के देख लेना कौन से आएंगे। ठीक है, मिश्रा, संजय मिश्रा साहब। और ये केस था डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्लासिक आपको लीगल का पार्ट तो नहीं, बट हाँ एलिट के सीए का पार्ट बन सकता है, जैसा कि लास्ट ईयर पूछा गया था। थोड़ा बहुत सीवीसी के बारे में देख लो कि सीवीसी क्या है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो सीवीसी के करंट हेड है पीके श्रीवास्तव साहब। पीके श्रीवास्तव साहब अभी करंट सीवीसी हैं। प्लस सीवीसी में और देखा जाए तो और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, जितने भी लोकायुक्त, लोकपाल, सब यही देख के भेजते हैं कि भाई चलो आदमी सही है नहीं है। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है अगर इसमें देखा जाए तो। प्लस और चीज़ इसमें करंटली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, टर्म लेंथ इज़ 4 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज है। के संथानाम कमेटी ने इसको ही रिकमेंड किया था 1964 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ सीवीसी की बातें हैं। ठीक है, इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी, अगेन वही एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल की बात आती है, तो इसको थोड़ा सा देखना। इसमें कुछ और ऐड करने को अगर कहा जाए तो आई डोंट थिंक कि इसमें और कुछ बचता है आपके लिए, क्योंकि आपने सीवीसी देख लिया, आपने ईडी देख लिया, सीबीआई देख लिया, जो कि उससे रिलेटेड है। ठीक है, प्लस और अगर इसमें देखा जाए तो 1 ईयर एक्सटेंशन, यस दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड आई डोंट थिंक कि इसके लिए इसके आगे कुछ पढ़ने की नीड पड़ेगी। आपको लीगल रीजनिंग में फ्रेम हो सकता है, वो जस्ट सर्चिंग फॉर द क्वेश्चंस कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं इस फ़ोन में, तो उसके हिसाब से इतना इज़ एनफ। ठीक है, इसमें लीगल रीजनिंग में कैसे बन सकता है, तो आपको टेन्योर लेंथ दे दी जाएगी 2 ईयर्स, और उसके कहा जाएगा कि 1 एक्सटेंशन हो गया, 2 एक्सटेंशन हो गया, तीसरा हो गया तो कौन सा रिट इशू हो सकता है, कुछ इस तरह की कहानी बन सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर डैट इन द DULLB ऑल्सो फॉर दीज काइंड ऑफ रिट्स। रिट्स 5 तरह की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी, क्वा वारंटो। ठीक है, तो उनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 32 इज रिट फॉर द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 रिट फॉर द हाई कोर्ट। ठीक है, और एम्बिट इसका बड़ा होता है, इसका कम होता है, क्योंकि ये केवल फंडामेंटल राइट्स, एंड दिस हाई कोर्ट इज फॉर द फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स एज वेल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज वेल, ऐसे बोल दो। सीवीसी का आपने देख लिया अभी रिसेंटली, ये 465 का है, पीके श्रीवास्तव साहब अभी हैं, संथानाम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, तो देयर आर चांसेस कि आपसे कमिटीज़ के नाम भी पूछे जाएं। ठीक है, नाउ SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू कि नो कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स जो इस साल अभी तक न्यूज़ में रहे। 16 सितंबर 2023 तक कुछ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, दे गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो उनको हम भी अटेंशन देंगे, हमारा ये धर्म, कर्म और कर्तव्य है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या क्या था भाई ग्रुप्स जो कि इस साल इम्पॉर्टेंट रहे। एक तो आपको G20+1, अब ये +1 इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसमें एक EU भी है और इसमें अफ्रीकन यूनियन भी है। अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर्स हैं। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन में आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि भाई अफ्रीकन यूनियन के हेड कौन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख लो।
चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। G20+1, दिस वन इज द अफ्रीकन यूनियन एंड इसमें एक है यूरोपियन यूनियन। वेन एवर यू टॉक अबाउट द यूरोपियन यूनियन, पता नहीं मुझे क्यों याद आ जाता है कि इसका आप काउंसिल और कमीशन दोनों को पढ़ो, और एक में उर्सुला वॉन डर लियोन है और काउंसिल में आपको, ठीक है, चार्ल्स माइकल हैं। इनको दोनों को याद रखिए। थर्ड इज द नेटो दैट गॉट लिटरली अ लॉट ऑफ अटेंशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि कहीं ना कहीं नेटो में स्वीडन शामिल हुआ, फिनलैंड शामिल हुआ, स्वीडन को शामिल होना था, वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ टर्की। ठीक है, टर्की ने उसको बैक नहीं किया क्योंकि टर्की कुरान बर्निंग का केस हुआ, उसके बाद ये इश्यूज आए और इनके हेड को एक्सटेंशन भी मिला। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेड क्वार्टर है, राइट। जीन स्टॉलनबर्ग इनके हेड है। फोर्थ है आपको नेटो प्लस, जिसको जयशंकर साहब ने मना किया कि नहीं, हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनेंगे। और नेटो प्लस में आपको कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, आपको जापान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ऐसे ऐसे कंट्रीज आ जाती हैं। तो 5 कंट्रीज इसके अंदर भी आ जाती है। 2019 ऑनवर्ड्स ये बना और ये 49 में बना, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाता है क्वाड की ग्रुपिंग्स एंड क्वाड प्लस की ग्रुपिंग्स, ठीक है। क्वाड प्लस में कुछ नहीं, इंडिया को हटाओ को फिलीपींस डाल दो, बस और कुछ मत करना। क्वाड में कौन है, जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और इनका एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है, डेट इज मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर पे आपको इम्पॉर्टेंट आ जाता है एससीओ, जो हम अभी पढ़ेंगे। 7th नंबर पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है आसियान। आसियान इंडिया समिट हुआ और आसियान का इंडोनेशिया में समिट हुआ। आसियान में 10 मेंबर्स हैं, एशियन टाइगर्स बेसिकली। आसियान का अगला प्रेसिडेंसी म्यांमार को मिलने वाला था 2026 में, लेकिन वो ट्रांसफ़र हो गया फिलीपींस पे क्योंकि ऑंग सान सू की द डेमोक्रेटिक क्राइसिस इन द म्यांमार, जिसके कारण आसियान ने ये फैसला लिया है कि हम अगली मेंबरशिप फिलीपींस को देंगे हेड करने के लिए, ना कि म्यांमार को। तो ये आसियान हो गया। 8th है हमारे पास ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो कि बहुत ज़्यादा हाइप हुए, और भी हैं अगर देखो आप। 9th नंबर पे आपको मिलेगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिससे आप लिंक कर सकोगे सागर इनिशिएटिव को, ठीक है। 10th इज अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 2015 में बना। इंडिया और फ्रांस के बीच की ग्रुपिंग है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है इसका, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये कहा गया कि जो भी कंट्री ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और केप्रिकॉर्न के बीच में, वो इसका मेंबर है, जिसे मोदी जी ने सूर्यपुत्र कंट्री भी कहा। सूर्यपुत्र कंट्रीज क्यों कहा कि 300 से ज़्यादा यहाँ पर दिन धूप आती है और ये सोलर पावर को के रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का इनिशिएटिव भी 2018 में आया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं और एसडीजी से तो ये लिंक होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपको INSTC भी कहीं ना कहीं देखना होगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। इंडियन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि आपको गुजरात और मुंबई से स्टार्ट होगा, वाया ईरान के चाबहार और बंदर अब्बास पोर्ट से कैस्पियन सी तक जाएगा, फिर उसके बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा रेल रोड कनेक्टिविटी है, ठीक है। रेल रोड एंड वाटर कनेक्टिविटी है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद आपको 12 नंबर पे आप बहुत सारे ग्रुपिंग्स हैं यार, ऐसे तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी जब पढ़ने बैठेंगे तो। और ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, एंड तो ये कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जो कि जिंदा हैं और चल भी रहे हैं। जिंदा से याद आ जाता है सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपके पास बिम्स्टेक भी है, राइट। 13वें नंबर पे आप देखो तो आपके पास बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इनिशिएटिव, ठीक है, बिम्स्टेक कॉपरेशन। एंड 14th नंबर पे जब आप अफ्रीकन यूनियन पढ़ रहे होगे तो क्या आप साहेल रीजन को भूल जाओगे क्या? ऐसे कैसे भूलने देंगे? साहेल रीजन को भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे साहेल रीजन भी, कि ठीक है बॉस हम साहेल रीजन को नहीं भूलेंगे। तो ये 14 ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा हाइप हुए या प्रेशराइज हुए, तो इनको प्लीज़ पढ़ना। अच्छा अभी तो बचा ही है, 15th नंबर पे है G7 हिरोशिमा AI प्रोसेस HAP, ठीक है। 15 ऐसे ग्रुपिंग्स हैं। अगले सेशन पे जब हम मिलेंगे
अगस्त के मैराथन में तो 10 और बता दूंगा, ठीक है। ये 15 तो एटलीस्ट याद कर लो तब तक, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा, बट गिव इट टाइम, इट विल बी अ वर्थ गिविंग टाइम, राइट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ना। अब हम SEO के बारे में पढ़ने लायक हो गए हैं, ठीक है। तो आई गेस कि इस 15 टॉपिक से सेटिस्फाइड हो गए आप, 15 ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गए कि मैंने कोशिश की है। देखो अब बहुत लोग बोलेंगे कि G8 नहीं डाला, G6 नहीं डाला, G4, अरे दादा G7 जब पढ़ोगे तो उसमें सब आ ही जाएगा ना, है ना। G8 पढ़ोगे तभी तो G7 पढ़ोगे, है। रशिया ही तो हटाया क्राइमिया के बाद उसमें 2014 एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया, तभी तो G7 आया। ये तो G7 कुछ मन से थोड़ी ना निकला। और G7 कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, तो तभी तो हिरोशिमा AI प्रोसेस आया। तो फुकुशिमा इशू पढ़ेंगे तो G7 तो एक बार और देख लेंगे ना हम, ये क्या था। तो इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कलेश कलंक नहीं करना है, प्यार से पढ़ो, टाइम है हमारे पास। जब हम अगस्त का करेंगे तो 10 और बता देंगे, ठीक है। तो वो 10-25 हो जाएंगे। 25 बहुत होते हैं एग्जाम के लिए, मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में इस पूरे मिला करके 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर उसका मन किया तो 5 दे देगा। तो इतने में काम हो जाएगा वैसे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। और उसके बाद इंडिया के एस्पेक्ट से बात करोगे तो मेरे पास फिर बहुत कुछ है। सागरमाला, भारतमाला, पर्वतमाला, 3 तो ऐसी माला 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 है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सागर संपर्क है, ठीक है, जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। इस बार का शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अच्छा, शंघाई जाने से पहले ब्रिक्स जो आप पढ़ोगे वो भी एक्सपेंशन की बात कर रहा है, ठीक है। G20 का भी एक्सपेंशन हुआ है और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लास्ट ईयर से कोशिश कर रहा एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री, जब इंटरनेशनल अरीना की बात करते तो हम स्टेट बोलते हैं, तो एक ऐसा स्टेट जो कि लास्ट ईयर से ही कोशिश कर रहा है कि हम मेंबरशिप मिल जाए हमें, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस था और उसे मेंबरशिप मिल गई। ईरान इज दैट स्टेट। ईरान का मेंबरशिप मिलना कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के भी पर्सपेक्टिव से और INSTC के भी पर्सपेक्टिव से। अच्छा चलो, INSTC और इंडिया की बात आई तो एक का नाम हम क्यों ही भूल जाएं, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। 16 नंबर का टॉपिक यही रख लो, चलो। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिल्क रूट बेसिकली। अभी डायमंड नेकलेस और उस पर मत आ जाना, ठीक है, अभी मत करना वो, अभी पहले इतना ही करो, इतना बहुत है। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे, और जिनको पढ़ना हो वो लास्ट ईयर का भी मैराथन देख सकते हैं, उसमें मैंने वो करवाया हुआ है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी बातें करें तो इसमें कौन कौन सी कंट्री है। रशियन फेडरेशन है जिसकी कैपिटल मॉस्को है। लैंग्वेज रशियन। मैंने बड़ा ध्यान से ये इमेज उठाया क्योंकि इस इमेज में उस पर्टिकुलर कंट्री की सारी इंफॉर्मेशंस मिली हुई हैं, ठीक है। तो इन ग्रुपिंग्स के साथ इसको भी पढ़ो, ऐसे नहीं कि एकदम डाइवर्स कर दिया टॉपिक और पढ़ लिया, राइट। चलो, अब रशियन फेडरेशन में कौन है? कैपिटल इज मॉस्को, लैंग्वेज इज रशियन, करेंसी इज रशियन रूबल, प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन। तो ये रशियन फेडरेशन की बात होगी। उसके बाद कजाकिस्तान, कैपिटल इज नूर सुल्तान, लैंग्वेज इज कजाक, करेंसी इज टेंगे, प्रेसिडेंट इज कजाइम जोमरत तोकायवे। ये पढ़ लेना, थोड़ा पढ़ लेना कि ताकि ऑप्शन आए तो टिक लग जाए। हम नहीं बोल रहे याद करने के लिए, तो मुझे पता है मुंह तो तुम्हारा वैसे ही बन गया होगा। किर्गिज रिपब्लिक की बात करें तो बिश्केक कैपिटल है, लैंग्वेज किर्गिज है, किर्गिस्तानी सोम, प्रेसिडेंट इज सोरनबाई ज़ेनबेकोव। उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकेंत, उज्बेक, सोम एंड ये ताशकेंत समझौता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वाजपेयी साहब की याद आती, सॉरी आपको उनकी याद भी आती होगी बड़ा। ताशकेंत समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसको उज्बेकिस्तान में किया गया, ताशकेंत में, ठीक है। और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई शास्त्री साहब की। तो एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंस रखता है ये ताशकेंत एग्रीमेंट इंडिया के हिस्ट्री में। और आफ्टर इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान फेस किया हम लोगों ने 3 साल के बाद ही, ठीक है। और ताशकेंत से हम लोगों ने सीज फायर की तरफ बढ़े, फिर उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान हुआ। तो दैट इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट टाइम, जय जवान जय किसान वाला पीरियड। दैन रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान, दुशांबे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ये रामनाथ कोविंद साहब प्रेसिडेंट है यहाँ पर, लेकिन ये रामनाथ कोविंद साहब नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की बात आ ही गई है तो चलो कुछ और टॉपिक्स ऐड कर देते हैं। अब तो तुम लोग सुना ही दोगे, हो गया बस करो, ठीक है। 17 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। प्लस आप 18 पे देख सकते हो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एंड 19 पे देख सकते हो
ओपेक प्लस, ये सब न्यूज़ में रहे इस साल, ठीक है। तो ये 19 टॉपिक्स, छोड़ कुछ नहीं रहे, बाद में बोलना मत कि ये बताया नहीं, वो नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद चाइना, चलिए रहने दीजिए चाइना को अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पर है, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डॉक्यूमेंट्स 2001 को तैयार होती है, बहुत जूम करके लिखा हुआ है सामने में। एससीओ का चार्टर जो प्रिंसिपल्स हैं उसके 2002 में आए, और 2002 में रैट्स बना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर फाउंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, कि रीजनल टेररिज्म को टैकल करने के लिए गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने है। एससीओ स्ट्रक्चर पढ़ो ना पढ़ो बात बराबर ही, बट एक बार देख लेना। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और SCO हैज़ बीन ऑब्जर्वर इन द UN जनरल असेंबली सिंस 2005। इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो 2017 की बातें याद रखनी है, कि जब हिस्टोरिकल अस्ताना समिट हुआ था कजाकिस्तान 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक साथ फुल फ्लेजेड मेंबरशिप ली थी SCO की, ठीक है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। मेंबर कंट्रीज आर 9, लेटेस्ट मेंबर इज ईरान, ठीक है, 8 थे इससे पहले। सिग्निफिकेंस, ये वाला नंबर याद रखना, 40% ऑफ पॉपुलेशन एंड 30% ऑफ ग्लोबल GDP। नाउ मेंबर स्टेट्स की बात करें तो आपके सामने है, ऑब्जर्वर स्टेट्स आपके सामने है, डायलॉग पार्टनर्स आपके सामने है, गेस्ट अटेंडेंस आपके सामने है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, उसमें बार बार वही चीज़ वहाँ लिखा है, वही चीज़ हम रिपीट करें तो डजंट साउंड बेटर, राइट। 23rd SCO समिट इज अबाउट इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ द SCO समिट, वर्चुअली हुआ और थीम था सिक्योर। सिक्योर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। जब सिक्योरिटी रहेगी इकोनॉमिक कॉपरेशन की, तो यूनिटी और रेस्पेक्ट भी रहेगा एक दूसरे के लिए, कि उसके पास पैसा बहुत है, और उसके बाद रिस्पेक्ट रहेगा तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हम देख ही लेंगे साथ साथ, ठीक है। तो दिस वाज द 23rd CO, और 5 न्यू पिलर्स डाले गए इस बार। और 24th SCO चेयर इज कजाकिस्तान, द समिट इज टू टेक प्लेस इन अस्ताना। यही वो समिट था जहाँ पर इंडिया को मतलब इसकी सदस्यता मिली थी, परमानेंट मेंबरशिप। एंड ये ईरान का मैप है, जिनको देखना हो वो देख सकते हो। ईरान के मैप में अगर आप देखो तो ये रहा बंदर अब्बास पोर्ट, देख ही लेते, चलो आ जाओ। INSTC का कॉरिडोर है ये, ठीक है, इंडिया से ऐसे जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, और सराय दरिया ऊपर है, सॉरी, एंड यहाँ से आप बंदर अब्बास पहुँचेंगे, ठीक है। फिर बंदर अब्बास से, ये बेसिकली उसका ही मैप है, INSTC का ही, देख रहे हो, ये रेल रोड है, और ये रेल रोड आपको ऊपर तक जाएगा तेहरान, फिर उसके बाद तेहरान से इधर आगे जो राष्ट्र है यहाँ पर, फिर अस्तारा, और फिर उसके बाद कैस्पियन सी वाला पार्ट है ये। एंड देन आप एक साइड इधर निकल सकते हो, और एक साइड इधर निकल सकते हो, और एक साइड ऊपर जा सकते हो, डेट इज़ द सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, अच्छी बातें हैं, थोड़ा देख लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, फुकुशिमा वाटर इशू, ये जापान का एक छोटा सा मैप दिखाया गया है आपको। जापान 4 कॉन्टिनेंट अलग अलग आइलैंड्स में बटा है, हकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, ठीक है। एंड हम बहुत लोग होकाइडो बोलते हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू, जो बोल लो, कौन सा अपना कुछ जा रहा है, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशू याद होना चाहिए कि ये 4 आइलैंड्स हैं जिसका ये ग्रुपिंग है जापान, ठीक है। इसमें होकाइडो तो ऊपर है, होन्शु सबसे बड़ा है, शिकोकू एकदम छोटा सा है, उसके बाद क्यूशू है, एंड ये रिक्शू आइलैंड, ऐसे तो बहुत सारे हैं। अच्छा, इसमें आपको ये रशिया दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूट है, क्यूरिल आइलैंड, KURIL, इट्स क्यूरिल आइलैंड, और अर्थक्वेक एपिसेंटर रहा ये। माउंट फूजी भी है यहाँ पर, ठीक है, टोक्यो भी यहाँ पर है, मतलब जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सब यहीं पे है। लेकिन जो हिरोशिमा एंड नागासाकी वो अलग अलग जगह पे है, हिरोशिमा इज़ इन द होन्शु एंड नागासाकी इज़ इन द क्यूशू, ठीक है। एंड इधर से आपको सी ऑफ जापान मिलेगा, ये साउथ कोरिया का पार्ट है, सियोल, ठीक है। ये कोरियन स्ट्रेट भी बोलते हैं इसे, ज्योग्राफी में पढ़ोगे अब, इसको हम कोरियन स्ट्रेट भी बोलते हैं, जो रेड से मैंने मार्क किया है अभी, इसको कोरियन स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें क्या है, फुकुशिमा यहाँ पर है, ठीक है, ये सेंडाई दिख रहा है, सेंडाई फ्रेमवर्क है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। चलो इसमें आ जाओ, नहीं तो फिर भटक जाएंगे। फुकुशिमा वाटर इशू क्या है कि फुकुशिमा न्यूक्लियर वाटर को ट्रीट करके वो बोल रहे हैं कि हम पानी में डाल रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि आपके न्यूक्लियर वेस्ट में ट्राइटेनियम है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट 12.5 साल है, और वो लाइफ बिलो वाटर को पॉल्यूट करेगा,
अब इन्होंने कर तो दिया ना, कहा कि हमने ट्रीट करके करा है, क्या गारंटी कि पॉल्यूट नहीं करेगा। तो लाइफ बिलो वाटर याद आता है ना, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से कर लेना, राइट। चलिए अब वापस से अपने इशू पे आ जाते हैं कि क्या है हमारे फुकुशिमा इशू में। जापान टू रिलीज 1 मिलियन टन्स ऑफ वाटर, ये नंबर याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। एंड जापान में ये जो एरिया है ना, ये वाला, रुको एक मिनट देख लो उसको, ये जो एरिया है इस साइड वाला एरिया जापान का, यहाँ पर ओशियो एंड क्यूशू करंट मिलता है, वार्म एंड कोल्ड करेंट्स आर बोथ, ठीक है। एंड दीज वार्म एंड कोल्ड करंट जो होती हैं वो मिलती हैं एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जिसके कारण वो मतलब एक गुनगुना सा पानी बेसिकली जिसको आप कह सकते हो, वो क्रिएट होता है वहाँ पे, जिसके कारण जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं और मछलियाँ ऊपर आती हैं। एंड ये वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। और एक और ऐसी जगह है जहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है, जो कि कनाडा के पास है, ग्रैंड बैंक्स, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना वार्म एंड कोल्ड करेंट्स के बारे में। रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द इशू के बारे में बात करें तो लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, एक्टिव एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट फॉर ट्राइटेनियम हाइड्रोजन आइसोटोप दैट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, ये सेपरेट नहीं हो सकता। वही मैंने बताया कि आपके जो ट्रीटमेंट, आपकी जो वेस्ट है उसमें ट्राइटेनियम है, दैट इज एन इशू जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12.5 ईयर्स है। न्यूक्लियर डिजास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो चेरोबिनल डिजास्टर, यूक्रेन आज भी इसका रोना रोता है भाई, बहुत प्रॉब्लम है। द माइल आइलैंड एक्सीडेंट हुआ था यूएस में, 3 माइल आइलैंड में। उसके बाद एक और रहा किश्तिम डिजास्टर रहा, फिर न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन इन पेंसिल्वेनिया डिजास्टर रहा। तो आगे की प्रॉब्लम हो सकती है, अब लेट्स सी कि क्या होता है एंड क्या नहीं होता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका ही एक पार्ट है, जब हम एटम्स न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं तो इसकी बात भी करते हैं। ये वर्ल्ड में स्टैब्लिश हुआ था एटम्स फॉर पीस के नाम से इन 1957 और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली ऑफिस इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। 2005 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, ठीक है। उसके बाद ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो कि ऑपरेशन में है, कंस्ट्रक्शन में है और कुछ इस तरीके से हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्रपोज्ड हैं, ये प्लान्ड है। यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिख रहा होगा, जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र। ये इंडिया और फ्रांस के बीच का कोलैबोरेशन है, इंडिया और फ्रांस के बीच का। और जैतापुर एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैसे ऑपरेशनल है, कौन अंडर कंस्ट्रक्शन है, कौन प्रपोज्ड है, थोड़ा सा ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं भारत 6G अलायंस पे। थोड़ा सा आसान सा टॉपिक है, यूएस से भी रिलेटेड है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स की भी जब हम बात करेंगे तो हम आपसे 6G अलायंस के बारे में एक बार रिमाइंड दिलवाएंगे। बेटा ये भी तो था, भूल क्यों गए बाबू मुशाय, ठीक है। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और, बहुत लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान में रहता है कि पूरा रोबोटिक टेंडेंसी क्यों बनाना है, लेट्स मेक इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो बहुत लोगों को ये भी रहता है कि जैसे अगर आपका ये पढ़ रहे हो तो बहुत सारा पढ़ लें, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं, ठीक है। एंड बाबू मुशाय ज़िंदगी ऑब्वियसली बड़ी है, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। चलिए, भारत 6G अलायंस डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें। भारत 6G अलायंस ये इनोवेशंस एंड लीडरशिप के बारे में बात करेगा। इंडिया 240 करोड़ का ग्रांट दे रहा है इसमें फॉर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के नाम पे, और 2 ईयर का एंगेजमेंट है। अब इंडिया में कैसे कैसे 1G 2G 3G 4G 5G 6G डेवलप हुआ, ये थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट रखता है। नो सिक्योरिटी प्राइवेसी गारंटीज 1G, वॉइस कॉलिंग होती थी 1980 में। उसके बाद 1 वे ऑथेंटिकेशन आया, इलीगल डिवाइसेस भी आए इसमें 1990 में। फिर 3G आया 2000 में, फिर 2010, 20 एंड 30। दिस इज अबाउट द 6G अलायंस। तो ये थोड़ा सा देखो कि कब क्या डेवलप हो, याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें हम क्या ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव गिवन यू द डेटा, जस्ट रीड इट आउट। अबाउट टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड, ये 2022 में एक फंड स्टैब्लिश किया गया जिसमें डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए कि भाई हाँ सबको टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए, गांव-गांव तक टेक्नोलॉजी जानी चाहिए, तो उसको लाने के लिए ये चीज़ है। एंड दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस। बाकी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसको भाई डेवलप कौन कर रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 6G टेस्ट बेड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मल्टीप्लेक्स थ्रू कंसोर्शियम ऑफ समीर, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी एंड IIT पटना, इनके कोलैबोरेशंस में हो रहा है।
तो ये थोड़ा सा देख लेना कि भाई क्या क्या बातें हैं इसके अंदर, कौन सी कंपनीज़ हैं या कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ लाइन मिस मत करना, as per the joint statement issued after the bilateral meeting between the PM and the US President Joe Biden, public-private cooperation between vendors and operators will be led by India's Bharat 6G Alliance and the next G Alliance of the US, ठीक है। यूएस के साथ एक अलायंस की बात है इसमें कि आने वाले टाइम पे इंडिया इसमें लीड करेगा आगे चल के, ठीक है। 7th है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। देखो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी को कुछ करना नहीं पड़ता, बट एक जगह है नाउरू, ठीक है। आपको पॉलिनेशिया में एक जगह है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 3 पार्ट में डिवाइड है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मेलिनेशिया। तो उसमें एक जगह है नाउरू। नाउरू ने कहा कि जो सी का एक पार्ट है, इंटरनेशनल सी का एक पार्ट है जो कि वर्जिन है या अनटच्ड है, ये कह सकते हो कि वो जो सी का पार्ट है उसको कहते हैं क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। इसको लिखना मत, लिखा है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, पैसिफिक में ही पार्ट है ये। तो वहाँ पर कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेट इज इन द हाई सीज, और उसको वो प्रोटेक्टेड ही नहीं है क्योंकि किसी कंट्री के टेरिटरी में नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सी सी किसके टेरिटरी में होती है, और ये लीगल का भी टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं अनक्लॉज देखेंगे हम, और नाउरू ने कहा कि हम ऐसा करने वाले। अब इससे तो भाई इंटरनेशनल अथॉरिटीज घबरा गई, भाई ये क्या कर रहा है, अगले के इसके पास तो कम एलिमेंट, इसके पास तो कम मशीन्स है। यूएस एंटर हो गया, चाइना एंटर हो गया, जापान एंटर हो गया, इंडिया एंटर हो गया, क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे, ठीक है। और वैसे ही एक सागर निधि करके है इंडिया का, तो उसको देखना, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड है, राइट। चलिए, तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में बात कर लेते हैं। 1994 में स्टैब्लिश हुआ, सी माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए ये बनाया गया, और अनक्लॉज से ये आया था। हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में है, और 169 मेंबर्स हैं इसमें, 168 मेंबर स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है। अनक्लॉज अब था क्या, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज 1982 में आया, जिसने टेरिटरीज डिफाइन कर दी कि किस कंट्री का क्या टेरिटरी कैसे होगा, ठीक है। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शंस, फ्लैग स्टेट्स, ये सब बता दिया इसने। तो इस तरीके से है। 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी, यहाँ पर आपके जो टेरिटोरियल में राइट्स है वही यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर आपके नेविगेशंस राइट्स हैं 12 नॉटिकल माइल्स, अगले में कॉन्टिगियस जोन, फिर ये 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एंड दिस इज द हाई सीज। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि हाई सीज ट्रीटी कब आई थी और किस साल आई थी, ये बात बताना। हाई सीज ट्रीटी के बारे में देखते हैं कितने लोगों ने पढ़ा है इसको, हाई सीज ट्रीटी। अब नाउ व्हाट इज डीप सी माइनिंग, तो डीप सी माइनिंग करें 3 टाइप्स की माइनिंग हो सकती है, एक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए, सी फ्लोर सल्फाइड डिपॉजिट्स के लिए, एंड स्ट्रिपिंग कोबाल्ट क्रस्ट फ्रॉम रॉक्स के लिए, कोबाल्ट्स के लिए, सल्फाइड के लिए, एंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के लिए। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे माइनिंग की जाती है, कुछ चीज़ों के लिए माइनिंग की जाती है। नाउ क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ये हवाई और मेक्सिको के बीच में पड़ता है, तो उससे अच्छा कि हम यही देख लेते हैं। ये देख रहे हो, मेक्सिको और हवाई के बीच में पैसिफिक का पार्ट है, दिस इज क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, ठीक है। जैसे मैंने भी यहाँ पर लिखा तो अरे उसको बाइफर्केट कर लिया कि हाँ ये कैसे है क्लैरियन क्लिपर्टन जोन। इसको थोड़ा अच्छे से देखो, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन कहाँ पर है, क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो सारे ऊपर लिखे हुए हैं, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड अदर मिनरल्स जैसे मैंगनीज, निकल, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नाउरू, ये रहा आपका नाउरू, जैसा कि बताया था ऑस्ट्रेलिया से इस साइड पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, बीच में सोलोमन आइलैंड भी आता है, पपुआ न्यू गियाना भी थोड़ा बहुत आता है। पपुआ न्यू गियाना आपने पढ़ा था कि मोदी जी के पैर छुए थे वहाँ के भाई हेड ऑफ स्टेट ने, तो चलिए वो अलग बात है। उसके बाद आता है सागर संपर्क। सागर संपर्क क्या है, पोर्ट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कितने पोर्ट्स हैं, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 12 है और फिर 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स इंडिया में हैं, तो देखेंगे। सागर संपर्क बेसिकली पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के अंदर आता है सागर संपर्क, और ये जो है मरीन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंडिया वर्ल्ड के शिपिंग टॉनेज में 18th नंबर पे आता है, और 16th लार्ज माइनर मेरीन टाइम कंट्रीज़ हैं, जिसके 12 मेजर एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। आप लोग ज़्यादा कुछ मत करना, एक काम कर देना, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जस्ट राइट ऑल द नेम ऑफ 12 पोर्ट्स, और कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, लोकेशन, और किसकी क्या क्वालिटी है। जैसे रिवराइन पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है,
इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको देखना कि आप भाई किस तरीके से आपके पोर्ट्स बने हुए हैं। जैसे आप अगर देखो तो ईस्टर्न साइड पे यानी ईस्टर्न घाट के साइड पे और ईस्टर्न इंडिया के साइड पे जो रिवराइन पोर्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा झुका हुआ है, दबा हुआ है। और इस साइड आपको इस साइड आपको मतलब ऐसे पोर्ट्स मिलेंगे जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं। और वेस्टर्न घाट साइड पे आपको मतलब झुके हुए पोर्ट्स मिलेंगे, आपकी नेचुरल पोर्ट्स हैं, जैसे JNPT वगैरह ये सब हो गए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि पोर्ट से रिलेटेड बातें क्या क्या है। जोग्राफिकली है ये और कुछ नहीं है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तो फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री करते हैं तो एक चीज और इसमें आ जाती है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीजें आप है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद आते हैं, इट इज एन इंडिजिनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। तो DGNSS जो है वो बेसिकली सी के लिए है। और इसमें एक और चीज हम ऐड करना चाह रहे हैं, दैट इज द नाविक। इंडिया का है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और एप्पल एक ऐसा पहला फ़ोन बना है, एप्पल 15 वाला जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें नाविक भी रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखो अच्छे से। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये स्पेसिफिक ट्रैजेक्टरी और सब बताता है, पोजीशन। अब किस कंट्री का क्या है ये देख लो। बाइडो चाइना का है, ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं था। बाइडो चाइना का है, गैलीलियो यू का है, ग्लोनस रशिया का है, GPS US का है जो कि सबसे ज़्यादा है। और INSS इंडिया का है जिसको हम नाविक कहते हैं, अभी जस्ट बताया है। नाविक के साथ 9 थे, 2 उसमें डैमेज हुए थे, 7 बचे थे। QZSS जापान का है। अबाउट IMO इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर लंदन, एग्रीमेंट 1948 और 1958 में आया और 1957 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की। सेफ्टी ऑफ द लाइफ ऑफ सी एक भी कंसर्न इससे चीज़ें हैं। अदर गवर्नमेंट रिलेटेड मरीन सिक्योरिटी, नाविक जो कि इंटर रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और 1500 किलोमीटर इंडियन बाउंड्री के बियॉन्ड भी ये देख सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ आपको करनी चाहिए इसमें, जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इंडिया के कितने कोस्टल स्टेट्स हैं ये आप मुझे बताइए, और इंडिया का क्या कोस्टल लेंथ है इंडिया का, ये बताइए। कोस्टल लेंथ का मेरा मतलब होता है नॉर्थ से ईस्ट से वेस्ट जब जाएंगे तो वो बेसिकली 7516.6 है, 7516.6, जो कि चेंज हो जाता है जब आप आइलैंड्स वगैरह को जोड़ोगे तो। फिर उसके बाद आपको ये वर्ल्ड वाइड नेविगेशन सिस्टम है, सागर विजन इंडिया का ही है ये। सागर विजन जो मैंने सागर अभी यहाँ लिखा था, आई गेस, हाँ कहाँ गया सागर, ये रहा, IORA है ना इसके साथ, ठीक है। तो ये सागर के साथ लिखा, तो ये सागर देख लेते हैं, आपको यहीं मिल जाएगा। तो इसी बेसिस पे बाकी भी करने हैं। 2015 में ये सागर आया था। सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। रीजन का मतलब इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओशन रीजन की बात होती है, ये एक लिटरल स्टेट्स है। लिटोरल स्टेट्स का मतलब ऐसे स्टेट जो कोस्टल स्टेट्स है, जैसे मेडागास्कर भी इसमें आता है। मरीन टाइम इंडिया विजन क्या है, शिपिंग, वाटरवेज, कैपेसिटी अक्रॉस पोर्ट्स और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जो टॉपिक आप लिंक कर सकते हैं वो टॉपिक है आपको सागरमाला, पोर्ट कनेक्टिविटी। आप सितवे पोर्ट भी देख सकते हैं जो कि म्यांमार में है, ईरान में भी हमारा एक है, एक श्रीलंका में प्रपोज्ड है, ठीक है। और अफ्रीका में भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम कर पाएँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस सागरमाला में आप देखो तो MV विलास जो गंगा है, नेशनल वाटरवे 1, उसको भी देख सकते हैं, तो इसको प्लीज़ देखो। और इंडिया ऐसा कौन सा नेविगेबल लेक है इंडिया में ये बताना कमेंट सेक्शन में, हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ वर्ल्ड और इंडिया का भी, ठीक है। और रिवराइन आइलैंड कौन सा है, तो माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र पे है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको एक्सपेक्टेड होती है कि पता है, ठीक है। नाउ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये CA का पता नहीं मुझे कम लगता है ये टॉपिक, बट हाँ लीगल का एक अच्छा टॉपिक लगता है, लीगल का या फिर क्रिटिकल रीजनिंग का, तो उसमें बड़ी अच्छी से ये बातें पूछी जा सकती हैं, राइट। तो वो चीज़ है। और इसके बाद हमारे पास कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स बचेंगे एंड वी आर ऑन द 9th टॉपिक आउट ऑफ दिस ऑल, राइट, कि 24 टॉपिक एंड आई गेस कि आफ्टर 30-35 मिनट्स हम ये कवर कर लेंगे पूरा। सो इट्स ओके, थोड़ा बहुत अगर मेहनत करके आउटकम आ सकता है अच्छा तो कर लेना चाहिए।
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली बना ही इसलिए था ताकि डेटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम किया जा सके। एक कमेटी आई थी, BN श्रीकृष्णा कमेटी, उसने ही रिकमेंडेशन दिया था 2017 में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। 4-5 बार आ गई, फाइनली इन्होंने पास किया, लेकिन इसमें भी फ्लॉज हैं अपने, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने बनाया उन्होंने ही हिंदू में एडिटोरियल लिखा था कि इसमें कितने फ्लॉज हैं, ठीक है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में अगर आप देखो तो इसमें डेटा फिड्यूशरी होगा, हु डिसाइड्स द पर्पस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ये डिसाइड करेगा डेटा फिड्यूशरी मतलब डेटा लेने वाला, डेटा प्रोसेसर जिसके बिहाफ पे डेटा दी जा रही है, डेटा प्रोसेसिंग जो डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा है, क्रिटिकल पर्सनल डेटा जो कि इसमें डिफाइंड है कि कौन सा पर्सनल एंड कौन सा नॉन पर्सनल डेटा है। कहीं ना कहीं इसमें प्रिवेसी का भी कॉन्सेप्ट आता है, और प्रिवेसी की बात आती है तो आपके जहन में आर्टिकल 21 याद होना चाहिए, आपको KS पुट्टास्वामी याद होना चाहिए जो कि राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड है, ठीक है। BN श्रीकृष्णा कमेटी जो है जिसके लिए बनाया गया था इस डेटा प्रोटेक्शन के लिए, इसमें पर्टिकुलर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रेस्ट इज विच कमेटी फॉर्म फॉर द नॉन पर्सनल डेटा, तो क्रिस गोपाला कृष्णन की कमेटी है जो कि नॉन पर्सनल डेटा पे थी। पर्सनल और नॉन पर्सनल दोनों तरह का डेटा याद रखना कि कौन कौन सी कमेटी थी। पर्सनल तो सबको याद रहता है, एंड नॉन पर्सनल आप खुद पूछ लेना, किसी से खुद से ही पूछ लेना कि याद है कि नहीं। नॉन पर्सनल इज क्रिश गोपाला कृष्णन और पर्सनल डेटा के लिए BN श्रीकृष्णा, ठीक है। और जर्नी क्या क्या रही, 2017 प्राइवेसी का जजमेंट, श्रीकृष्णा कमेटी बनाई गई। जुलाई 2018 में एक पहली बार रिपोर्ट तैयार की गई, फिर JPC को दिया गया, फिर JPC को दिया गया, फिर विड्रॉ किया गया, एंड फाइनली अब हो गया। चलो ठीक है, काफ़ी लंबा रूट रहा था, मैंने कहा कि 4-5 बार तो इन्होंने खुद ही विड्रॉ कर लिया। नाउ मॉडल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉज, अगर देखा जाए कि इंडिया में तो अब आ गया, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में क्या सिनेरियो है कि बहुत सारी वेस्ट में एक अलग चीज़ है, ईस्ट में अलग चीज़ है, जैसे जापान के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो कहीं ना कहीं मोरल और इथिकल ग्राउंड्स पे है ईस्ट में, और वेस्ट में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रिंसिपल अलग ही है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ में कैसा है देखते हैं। तो एक तो सबसे पहले आपका यूरोपियन यूनियन का मॉडल है, राइट टू प्राइवेसी, डिजिटल सर्विस एक्ट एंड डिजिटल मार्केट्स एक्ट, इसके बारे में बात करता है। GDPR ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। US मॉडल है लिबर्टी प्रोटेक्शन के ऊपर, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट्स और प्रिंसिपल्स जिसकी कलेक्टिवली एड्रेस करे, लेकिन ये बताता है कि लिबर्टी किसकी कहाँ तक होनी चाहिए। चाइना मॉडल जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पर्सनल डेटा, वही मोरालिटी और एथिक्स अभी जो जस्ट थोड़ी देर पहले बात की उसके बेसिस पे। जापान भी ट्राई कर ही रहा है लाने का, देखते हैं वो कब लेके आ जाता है, और ऑलमोस्ट आ ही गया होगा जापान का भी। अब एक बार क्रॉस चेक करना, लास्ट टू लास्ट मंथ ही कुछ बातें चल रही थी। नाउ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसके साथ आप हेनली इंडेक्स भी प्रिपेयर करेंगे, पासपोर्ट इंडेक्स जिसमें इंडिया का रैंक 80-81 रहा इस बार, राइट। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के साथ आप पासपोर्ट इंडेक्स को भी देखें, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये नीति आयोग ने 3rd एडिशन रिलीज़ किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस का, और नीति आयोग के बारे में देख ही लिया है। और रिपोर्ट रिलीज बाय वाइस चेयरमैन नीति आयोग एंड श्री सुमन बेरी, यही है सुमन बेरी साहब जिसका मैंने नाम लिया था। और 4 पिलर्स हैं इसके, पॉलिसी, बिजनेस, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये 4 पिलर्स है, जैसे कि अभी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी देखा था कि उसके भी 3 पिलर्स थे और 10 अलग कंपोनेंट्स थे उसके, इनके भी वैसे ही हैं 10 सब पिलर्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। अच्छा, इस स्टेट्स को ना मैंने कुछ अलग तरीके से बांटा है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो ओवरऑल है, ठीक है। ये वाला जो लिस्ट है वो ओवरऑल है, जिसमें ओवरऑल में तमिलनाडु टॉप किया है, ठीक है। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब पानी वाले, तो उनमें भी तमिलनाडु टॉप पे है। और ये ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड है, बिना पानी वाले, हरियाणा इसमें टॉप किया है। तो ये थोड़ा सा देखना कि ओवरऑल, कोस्टल एंड लैंडलॉक्ड, इस तरीके से मैंने इनका स्क्रीनशॉट निकाला था ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे, क्योंकि कोस्टल अलग से आ जाता है, नॉन कोस्टल अलग से आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ ब्लैक सी ग्रेन डील, द क्लासिक डील बिटवीन द इंडिया, रशिया, यूक्रेन एंड रशिया, जिसमें इस बार G20 में भी बात की गई कि हमें ग्रेन डील के बारे में आगे कुछ बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं ब्लैक सी कहाँ पर है, क्या है। चेरोबिनिल डिजास्टर भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ही लिया, सो वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू द चेरोबिनिल अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए, इसको क्या हो गया भाई, चलिए अब आता है ब्लैक सी ग्रेन डील।
ठीक है। अगर आपका ब्लैक सी यहाँ है, इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा यूक्रेन, ठीक है। इधर मिलेगा आपको रशिया एंड जॉर्जिया, इधर मिलेगा आपको इटली, और इधर मिलेगा रोमानिया एंड बल्गारिया, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज इसके आसपास है। ब्लैक सी ग्रीन डील करवाई किसने थी बॉस? तो ब्लैक सी ग्रीन डील करवाई थी आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में हुई, लेकिन इस डील को करवाने वाले थे टर्की और यूएन। इसमें यूक्रेन जो है वो केवल ग्रेन ही नहीं, बल्कि ग्रेन में आपको वीट प्रोडक्शन के लिए बड़ा फेमस है, ऑयल सीड्स के लिए बहुत फेमस है, और इंडिया में भी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है, ठीक है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है ब्लैक सी ग्रेन डील की। जब आप ब्लैक सी ग्रेन डील के बारे में बात करते हो तो ब्लैक सी ग्रेन डील में पहले क्या होता था कि आराम से यूक्रेन वाले पोर्ट से उठाया, मेडिटेरेनियन सी के थ्रू निकाल दिया, या इधर से कैस्पियन के थ्रू निकाल दिया, तो ये कुछ आसान रहता था, या फिर उधर रेड सी के थ्रू नीचे से निकाल दिया और मेडिटेरेनियन से होकर अटलांटिक में चले गए। तो ये कुछ तरीका होता था इनके पास। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि रशिया बार बार अटैक करता है, और प्लस क्राइमिया का एनेक्सेशन जो कि साउदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, दैट इज क्राइमिया, जिसका एनेक्सेशन हुआ 2014 में बाय रशिया। उसके बाद से इनका अलग ही दादागिरी चल रहा है। जब आप रशिया यूक्रेन वाला पार्ट पढ़ते हो तो आप एक बार वैगनर ग्रुप जरूर पढ़ना। अगर आपने वैगनर ग्रुप नहीं पढ़ा तो आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। वैगनर ग्रुप भी पढ़ लेना एक बार। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, प्लस अगर आप लिंकिंग टॉपिक्स की बात करोगे तो लिंकिंग टॉपिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिनके बारे में अभी जस्ट देखा, चेरोबिनल डिज़ास्टर, आप क्लस्टर बॉम्ब्स के बारे में पढ़ सकते हो जो कि ट्रीटी आई थी 2008 में, आप CTBT और NPT 1968 के बारे में बात कर सकते हो। CTBT इज़ कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी एंड NPT इज़ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बेसिकली न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें इंडिया ने हमेशा से एडवोकेट किया है फॉर द पीसफुल यूज़। इंडिया ने कभी नहीं कहा कि हम अटैक करें या मिलिट्री यूज़ के लिए करेंगे, और हमने ये भी कहा है कि वी आर नॉट इन द फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द नेटो। आप उसको भी लिंक कर सकते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। नेटो जो है उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी रीजन में कहीं ना कहीं कोसोवो सर्बिया डिस्प्यूट्स भी है, एथनिक डिस्प्यूट्स है एथनिक सर्ब्स के बीच में। तो ये चीज़ें इसमें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब आते हैं वापस से अपने डील पे। तो पहले तो आसानी से होता था, ये पोर्ट से कुछ ओडेसा, क्रोमोंस्क एंड दिस पिवडेनी, ठीक है। तो ये पोर्ट्स है, ये क्राइमिया वाला रीजन है। तो ब्लैक सी से क्या होता था कि ये आसानी से इधर से उठाते थे। और एक ब्लैक सी में एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इसमें 2 स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट जो ऊपर जा रहा है सी ऑफ एजोव के लिए, जो सी ऑफ एजोव के लिए जा रहा है इसे हम कहते हैं कर्च स्ट्रेट, और एक जा रहा है नीचे, ये है सी ऑफ मरमरा, जो कि आगे जाके कनेक्ट होगा आपको मेडिटेरेनियन में और नीचे आ जाएगा रेड सी में, और रेड सी से इंडियन ओशन में आप आ जाइएगा। यहाँ पर जो है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्लैक सी या फिर सी ऑफ मरमरा, ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव, या फिर ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन। तो दोनों में बॉस्फोरस और ऊपर कर्च स्ट्रेट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर एक पोर्ट है रोमानिया का, कॉन्स्टेंटा पोर्ट, इसको नाम याद रखिएगा। वो 3 पोर्ट्स OPY याद ही रहता है। प्लस एक रिवर आती है डेन्यूब रिवर, इसमें नाम शायद दिया हुआ है या डेन्यूब रिवर। तो डेन्यूब रिवर जो है वो डेन्यूब इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो 10 जगहों से होकर गुजरती है, और यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है, और पहली है आपको वोल्गा जो कि रशिया में है। डेन्यूब रिवर की खास बात, वो 10 जगह से होके आती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये ड्रेन जब करती है तो ये 3 पार्ट में टूटती है, ठीक है। चिलिया चैनल, सुलीना चैनल एंड सेंट जॉर्ज चैनल। तो ये 3 चैनल है। जो सुलीना चैनल है वो 74 किलोमीटर्स का है,
और भी बहुत सारे रिवर्स इसमें ड्रेन करते हैं। डेन्यूब हो गया, फिर उसके बाद और इसमें नाम लिखे हुए हैं सारे, बरगस हो गया, एंड ऊपर साइड से भी है आपके पास जो रिवर्स यहाँ पर ड्रेन करते हैं। ये ओडेसा पोर्ट है, ये खेरसोन है वाली जगह है, एंड दिस इज डेन्यूब जो कि आपको आ रही है। ऊपर से भी बहुत सारी है, ये फ्यूथ है जो कि ब्लैक सी में ड्रेन करती है। ये कॉन्स्टेंटा पोर्ट याद रखना। और ये जो 3 पार्ट मैंने बताए हैं ना, ये रहे वो 3 पार्ट, ठीक है। एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा, और एक पार्ट ये रहा, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट्स हैं। ये है चिलिया, सुलीना और सेंट जॉर्ज। तो ये 3 चैनल्स याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल्टरनेटिव सी रूट यही है इनका। ऐसे ये बटा हुआ है। चिलिया चैनल ब्रांच ऑफ डैन्यूब जिसकी लेंथ है 104 किलोमीटर, सुलीना 71 किलोमीटर और सेंट जॉर्ज 112 किलोमीटर। लेकिन हम लोगों ने सुलीना चैनल चुना, इन लोगों ने सुलीना चैनल चुना जिससे ये ट्रेड कर पाए आगे, या फिर ग्रेन डील के लिए इन्होंने ये चैनल चुना क्योंकि ये नेविगेबल चैनल है इसीलिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ से उठाएंगे सामान और इसको डालेंगे कॉन्स्टेंटा पोर्ट पे जो कि बड़ा पोर्ट है। कॉन्स्टेंटा से बॉस्फोरस स्टेट होते हुए ये मेडिटेरियन और बाकी जगहों पे निकल जाएगा। सुलीना चुनने का केवल नेविगेशन नहीं था बल्कि वहाँ पर नेटो की अच्छी खासी फोर्सेस हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो आई होप कि ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें और कुछ नहीं है, मैप से समझा दिया है और समझना ही था इसमें। नाउ CMV एंड TUMV वायरस। रिसेंटली जो टमाटर और ककम्बर के प्राइसेस बढ़े तो महाराष्ट्र फार्मर्स ने कहा कि भाई देखिए इसमें ना CMV और TUMV वायरस है क्रॉप लॉस के कारण। और TUMV जो है वो बिलोंग करता है वर्गन विराडिये फैमिली से। टोबैको मोजाइक वायरस, इट इन्फेक्ट्स टोमेटो, टोबैको एंड पेपर्स। 1935 में पहली बार टोमेटो में इसको देखा गया। ट्रांसमिशन ये क्या क्या है, वाइट फ्लाइज और थ्रिप्स इनके थ्रू होता है। क्रॉप्स को इफेक्ट करता है। कंट्रोल मेजर्स क्या है, बायोसेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करिए। नाउ CMV इज ब्रोमोविराडिये फैमिली। ऐसे है, अलग अलग फैमिलीज है, पढ़ना है एक बार तो पढ़ना ही है, ठीक है। काकम्बर, मेलन, एग प्लांट इज बेसिकली बैंगन, टोमेटो, कैरेट, लेटूस, क्लडी एंड क्यूकरबिट्स, ठीक है। क्यूकम्बर में 1934 में मिला। एंड इफेक्ट्स ऑन क्रॉप एंड क्रॉप मेजर। सिमिलरिटी क्या है, RNO जीनोम दोनों का सिमिलर है। जिन दोनों से 100% क्रॉप लॉस होता है। प्लांट वाया फ्लोएम में, ये फ्लोएम के थ्रू प्लांट में एंटर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था CMV एंड TUMV से रिलेटेड, जिसमें आगे कुछ और लिंक की ज़रूरत नहीं है आपको। नाउ अगर हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखें हम हमारे पास, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम न्यूज़ में क्यों रहा, तो उसके न्यूज़ में रहने का सिंपल साधारण सा एक कारण था कि देखो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है वो बेसिकली इसलिए आया क्योंकि अकीरा रैंसमवेयर न्यूज़ में आया कि जो भी मतलब सरकार में कुछ भी अगर इस तरह की होती है कि कोई वायरस है, कोई एंटीवायरस सिस्टम कुछ भी होता है, तो वो सर्टेन जो है वो काम करता है और सभी को बता देता है कि भाई बच लो रे बाबा बच लो, ठीक है। सर्टेन ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन में। ऑब्जेक्टिव है साइबर स्पेस की सिक्योरिटी। 2004 में बना। फंक्शन क्या है, कलेक्शन, फोरकास्ट एंड इमरजेंसी मेजर्स एंड कोऑर्डिनेट करना आपस में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। सॉरी माय बैड, आई जम्प्ड ऑन द 14th टॉपिक। चलो यहाँ इसमें क्या है, अकीरा रैंसमवेयर एक इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकीरा रैंसमवेयर .अकीरा के नाम से। फिर बहुत सारे एम्स अटैक है, मैलवेयर थ्रेट हो सकता है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। आप इसमें देख सकते हो उसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम माया यहाँ से लिंक होगा। प्लस आपसे एम्स के रैंसमवेयर अटैक के बारे में पूछा जा सकता है। ये कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो कि साइबर अटैक्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखो। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ लिंक हो सकता है, लीगल का टॉपिक बन सकता है, कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम माया का भी नाम याद रखना, ठीक है। चलिए 14th टॉपिक है हमारे पास, स्पीकर पावर इन डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन बहुत चल रहा है, हम भी देख लेते हैं स्पीकर की क्या क्या पावर्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन में। तो देखो स्पीकर की पावर तो है डिस्क्वालिफिकेशन में, लेकिन थोड़ा छोटा सा टॉपिक है कि आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है या स्पीकर के बारे में बात करता है। पूरा महाराष्ट्र इशूज़ में समाया हुआ है। फिर उसके बाद ये भी तय करता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस कंडीशंस पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बात करता है कि 102 क्लॉज 1 एंड स्टेट के लिए 191 के बारे में ये बात करता है। और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं, इसको आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो।
तो ये लिंक है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा एक बार जस्ट ये सुपरफ्लूअस रीडिंग एटलीस्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसको अगर आपको लिंक करना है तो आप लिंक कर सकते हैं एक सिंपल सी जगह पे, डैट इज़ शेड्यूल्स एंड डैट इज उसमें भी स्पेसिफिकली शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इस बारे में बात भी करता है अलग से, ठीक है। जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, जो पार्टी बदलते हैं आयाराम गयाराम वाली कंट्रोवर्सी, इससे ही रिलेटेड है। तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट वेरी पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ऑफ द बीट है। शेड्यूल 10 इसमें आपको पढ़ना है, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है वो, जिसमें आप पार्टी चेंज करते हो, विप भी है उसमें कहीं ना कहीं, और महाराष्ट्र इशू से आपको सिंधे फैक्शन वाला जो इशू आया था वहाँ से ये रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ 2 लिंक्स हैं जो कि आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टॉपिक नंबर इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स 2002 का है। यूनियन ऑफ एसोसिएशन फ्रॉम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लिली थॉमस में 8 क्लॉज 4, ये आरपी एक्ट की बातें हैं, जहां पर कुछ कंडीशंस हैं कि जिसके कंडीशंस पे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को डिस्क्वालीफाई कैसे, राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ वो 8 क्लॉज 3 के अंदर हुआ, और 8 क्लॉज 4 जो कि 3 साल का एक पीरियड देता था कि वो डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा साल का डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो तुरंत होना चाहिए। ये 3 महीने का क्या है या 3 साल का पीरियड क्या है। तो लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बातें हुई। कृष्णमूर्ति वर्सेस शिव कुमार डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में भी बात करता है। ऐसी कुछ काम इंदिरा गांधी ने भी किया था 39th, 40 एंड 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी, कि क्रिमिनल रिकॉर्ड से हटा दिए थे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ये अगर कोई बनता है तो उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पुराने या फिर आने वाले जो भी ऑफिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड करता है तो वो माफ़ होंगे। नाउ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडिया का रिसर्च वेसल है एक सागर निधि, जो कि इसमें गया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस से रिलेटेड है, ओशिनोग्राफिक से रिलेटेड है। मेंबर सेक्रेटरीट कहाँ होगा, मेंबर्स इसके आपके सामने लिखे हैं, इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, मॉरिशियस इसके परमानेंट मेंबर हैं, बांग्लादेश, सीशेल्स इनके ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। अगेन ये वाला टॉपिक जो है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और सागर से लिंक होगा, ऐसे डाइवर्स करके पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। गवर्नेंस एनएसए लेवल का है, ऑब्जेक्टिव इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी, मैंडेट 2022 का है, टाइमलाइन फॉर सीएससी ये स्टार्टिंग हुआ था 2011 में, एंड उसके बाद इंडिया ने रिलेशनशिप उस टाइम की प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमेन ऑफ मालदीव्स लेड टू द सस्पेंशन ऑफ मीटिंग्स, थोड़े हमारे रिश्ते खराब हुए थे फिर ठीक हुआ और अब हो रहा है, ठीक है। मेंबर्स आपके सामने लिखे हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड मॉरिशियस, ऑब्जर्वर्स ऑफ बांग्लादेश एंड सीशेल्स। नाउ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, यूपीआई एंड कलर एटीएम। देखो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया बीच में, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ जैसे मोदी जी जा रहे हैं तो व्हाट ही टेंड टू डू कि वो डिजिटाइजेशन ऑफ रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटाइजेशन ऑफ रुपीज़ से मेरा मतलब ये है कि वो ये कर रहे हैं कि भाई जितना भी यूपीआई पेमेंट है या इस तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तो उस पर डिजिटाइजेशन हो और ग्लोबल लेवल पे हो, जैसे फ्रांस में आईफिल टावर, ठीक है, और उसके बाद आप अगर बात करें तो दुबई में भी हुआ, सेम यूएई में हुआ, इजिप्ट में हुआ, यूएस में हुआ, तो ऐसे कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 10 से ऊपर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसा हो चुका है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप्स हैं ये, इंटरनेशनल कलेक्शन कोड एम्पलीफाई द एक्सटर्नल शॉक्स को एम्पलीफाई करेगा, ये कुछ एम्स हैं जो आपके पढ़ने के लिए हैं। उसके बाद ट्रिफिन डायलेमा यहाँ पे क्या है, देखो ट्रिफिन डायलेमा बेसिकली होता क्या है कि कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक या लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक क्रिएटेड रहता है कि ट्रिफिन डायलेमा वही है कि इस तरह के शॉक्स को ऑब्जर्व करने के लिए ट्रिफिन डायलेमा का एक रिजर्व बनाया जाता है। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे मसाला बॉन्ड्स भी उसमें से एक है। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स बनाए गुजरात में, जिससे इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर्ब किया जा सके, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखोगे टाइप्स ऑफ एटीएम में, तो वाइट, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड पिंक लेवल एटीएम्स हैं। तो क्या क्या एटीएम्स हैं, एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के लिए कुछ हैं, कुछ शेयर्स के लिए ऑरेंज लेबल, ई कॉमर्स के लिए अलग है, विमेन बैंकिंग के लिए अलग से पिंक एटीएम्स बनाए हुए। यूपीआई पेमेंट की अगर बात करें तो यूपीआई एनपीसीआई के अंदर गवर्न होता है, जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यूपीआई इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे ये सब यूज़ करते हो, भीम यूपीआई ये सब है। 20 ट्रांजेक्शन्स पर डे का था स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपया डे। अब तो हर बैंक्स का अपना है कि कितना करना और कितना लिमिट है। और यूपीआई बेस्ड एसबीआई एप्लीकेशन सपोर्ट फॉर ब्लॉक्ड अमाउंट सिस्टम, एंड एनपीसीआई इसको गवर्न करता है 2008 से। इट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जो कि सेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड है। IT इट्स एन इनिशिएटिव अंडर आरबीआई इंडियन बैंकिंग सिस्टम
के अंदर इसका सारा इनिशिएटिव लिया गया है। दिलीप आजबे जो है वो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है एनपीसीआई के। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप लिंक के लिए यही कर सकते हैं कि भाई चलो जितने भी 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ या 13-14 कंट्रीज़ जहाँ पर भी यूपीआई इनेबल्ड है तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना एक बार कि कौन कौन सी है, बस दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, चलिए अब आते हैं चंद्रयान 3 PSLV C56। कंफ्यूज मत होना, बोलोगे क्या LMV था PSLV C56 लिख दिया। अरे 2 टॉपिक है इसमें, ठीक है। एक तो सिंगापुर वाला है जिसमें सिंगापुर में इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च कराए हैं, तो उसको डेली एनालिसिस से भी आप देख सकते हो, प्लस कितनी सैटेलाइट्स हैं वो देखना है आपको, बस दैट इज़ एनफ। ठीक है, और उसमें इसरो की एक प्राइवेट बॉडी है जिसको शामिल किया गया इन स्पेस, और NSIL, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यही है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है भाई सब। ये हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और बाकी इसरो के कंसर्न बॉडी में है, ये PSLV वगैरह ये बनाता है। NSIL डिफर्स फ्रॉम इसरो एग्जिस्टिंग कमर्शियल आर्म अंतरिक्ष। 1992 में अंतरिक्ष आया था, ये याद रखना, और ये कमर्शियल आर्म से थोड़ा सा अलग है। NSIL लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ काम करेगा। चंद्रयान 2 के बारे में बात कराए तो ये जस्ट वही डेली एनालिसिस में जिन्होंने पार्ट है वो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं जिन्होंने डेली एनालिसिस देखा है उनके लिए। ठीक है, चंद्रयान 3 LMV-34 के M4 के साथ था ये, और श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ चंद्रयान 3, जो कि डेवलप्ड इन जनवरी 2020 और 2008 से स्टार्ट हुआ था, तो हम सब के बारे में धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक यूनिक लॉन्च हुआ था बुक जिसका नाम भी है प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोड ऑफ रेनबो, एडोब ऑफ रेनबो। ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि भाई ये बुक है, और इसके ऑथर का नाम कि विनोद मनकरा इनके ऑथर है, फिल्म मेकर राइटर है विनोद मनकरा, जिन्होंने जितने भी इसरो के हेड्स थे उनके स्पीचेस को कंपाइल किया है इस पर्टिकुलर बुक में। चंद्रयान 3 तक पहुंचने के लिए हमें चंद्रयान 1 से गुजरना पड़ेगा, जो कि 2008 में हुआ। ये सक्सेसफुल था, इसे लॉस बोलना या फिर अनसक्सेसफुल बोलना तौहीन होगी, क्योंकि ये सक्सेसफुल था। इसके डेटा आज भी हमें मिलते हैं। इसने कुछ रिसेंटली एक दिन आई सॉ न्यूज़ की रिगार्डिंग की, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सनरेज, तो वो चंद्रयान 1 जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कैसे अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स एंड जो मूवमेंट इन द एटमॉस्फेयर है उसके कारण वाटर क्रिएट हो रहा है। तो चंद्रयान GSLV MK3 से रिलेटेड है, इसरो का बॉडी है, लूनर मिशन था, वेट वगैरह आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ मिशन ड्यूरेशन, विक्रम लैंडर 14 डेज होता है। प्रज्ञान जो अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 का है, ये जो विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान के बारे में, ये चंद्रयान 2 है, ये चंद्रयान 3 है, राइट। एंड चंद्रयान 3 के बारे में देखें तो 14 डेज का है विक्रम एंड प्रज्ञान, और विक्रम लैंडर इंडिया का पहला सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, और कर दिया इसने, राइट। सॉफ्ट लैंडिंग भी किया, जो कि अभी स्विच्ड ऑफ है। 23 सितंबर को एक बार और देखना कि क्या आता है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रज्ञान रोवर, जिसका प्रज्ञान का संस्कृत में मतलब होता है विजडम, ठीक है, विजडम। तो इसे कुछ मिशंस हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है रोवर का ऑन द मून, कंडक्ट करना है इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और आगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं वो। दिस इज द इमेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एंड फॉर चंद्रयान 3 मिशन ऑन विच यू कैन सी द पेलोड, हाइट, वेट एंड एक्सट्रा सो एंड सो फोर्थ। कंट्रीज जो कि मून मिशन के अगर बारे में बात करें तो US का है अपोलो, उसके एक महीने बाद के रशिया यूएसए ने लूना 21 किया। लूना अभी रिसेंटली क्रैश भी किया एक, उसका लूना 24 था। उसका चाइना का है चांगी 3 जो कि अभी ऑपरेशनल है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रीज दैट हैव लैंडेड ऑन द मून, तो रशिया लैंड कर चुका है, US, चाइना एंड इंडिया। इंडिया ने भी लैंड किया है मून पे अब, राइट। तो ये 4 कंट्रीज हैं इसका पार्ट। इंडिया एंड फ्रांस, राइट। इंडिया फ्रांस अभी न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि फ्रांस मोदी जी का विजिट हुआ, तो फ्रांस विजिट था मोदी जी का, तो इंडिया और फ्रांस को जानना ज़रूरी है हमारे लिए। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, फ्रांस के आसपास देखिए इट इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, ऊपर यूके है फ्रांस के, एंड यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, जो आपने सनी कौशल वाली मूवी ज़रूर देखी होगी। यहाँ पर लक्स है, नेक्स्ट इज बेल्जियम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। डायमेंशंस देखा जाए तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस 1947 के ऑनवर्ड ही शुरू होता है फ्रांस, एंड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन डायलॉग देखा जाए तो 1998 के बाद डेवलप हुआ। डिफेंस कॉपरेशन में कुछ एक्सरसाइजेज इंडिया फ्रांस के बीच में होती हैं। पहला है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण गरुड़ शक्ति। वरुण ऑब्वियसली वरुण देव किसके लिए होते हैं, पानी के लिए, तो वरुण गरुड़ फॉर द एयरफोर्स एंड शक्ति फॉर द आर्मी। ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, एयरबस, वडोदरा एंड गुजरात एंड सो फोर्थ। और मैंने याद है न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले में बताया था क्या बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो आपको जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है महाराष्ट्र वाला, वो फ्रांस की ही मदद से बन रहा है। करंट एग्रीमेंट जो हुआ 26 रफाल एम, लोग 36 बोल रहे हैं, वो रफाल है, ये रफाल एम की बात कर रहे हैं हम।
26 रफाल एम मरीन वर्जन है, ठीक है, इंडियन नेवी की, एंड कॉपरेशन होगा 3 से ज़्यादा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को याद रखना, INS वेला एंड करंज, इन सब के बारे में 3 और जुड़ गए अब इसमें। और 2 साइड्स आगे भी हाइड्रोजन इकोसिस्टम के बारे में प्रोटेक्ट करेंगे, ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस से रिलेटेड बातें हैं। जैसे सिविल न्यूक्लियर पार्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट जैतापुर महाराष्ट्र के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देखो। इंडियन फ्रांस सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करें तो 80% प्लास्टिक सोर्स लैंड का है, तो प्लास्टिक से भी इन्होंने बात किया। कन्वेंशंस कुछ ऐसे हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से, बेसल कन्वेंशन 2019, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि प्लास्टिक से रिलेटेड है, मरीन लिटर बाय IMO 2025, लंदन कन्वेंशन 1972 एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, हांगकांग कन्वेंशन 2009 जो कि अभी बस प्रपोज्ड है, और ये शिप रेक्स के लिए है कि जो जितने भी शिप वेस्ट बचते हैं उनके लिए। और लंदन कन्वेंशन कहीं ना कहीं जो शिप से धुआं निकलता है, जो मरीन एयर पॉल्यूशन होता है उसके रिलेटेड है। मार्पोल कन्वेंशन भी वहीं से आता है कहीं ना कहीं, मरीन पॉल्यूशन 1973। EPR इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बोएगा वो काटेगा, सिंपल सी बात है। फ्रांस ने इसको 1993 में किया था, सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट है, इंडिया भी इसको लास्ट ईयर से कर रहा है। DRDO ऑफिस इन पेरिस एम्बेसी जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान हेलीकॉप्टर इंजन की यहाँ पर बातें हुई। प्लस आगे देखा जाए तो P-75 कलवारी मॉडल, मेक इन इंडिया की बात की। P-75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वही है, प्रोजेक्ट 75 का पार्ट है ये। मैजागन डॉकयार्ड और नेवल कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप मिलकर बना रहा है ये। तो ये कुछ बातें हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो ये सबमरीन्स के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं प्रोजेक्ट 75 में। पहला है कलवरी, इसमें आपको मिल जाएगा INS कलवरी, खंडेरी विद द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग ऑल्सो, करंज एंड वेला, वागीर, सॉरी माय बैड, वेला, वागीर एंड INS वागशीर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वेसल्स हैं जिनका आपको नाम याद होना चाहिए ईयर वाइज, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आगे। उसके बाद कहीं ना कहीं बैस्टिल डे परेड पे भी थोड़ा एक इन्फ्लुएंस देखा गया। तो बैस्टिल डे परेड इज़ बेसिकली फ्रेंच का इंडिपेंडेंस डे काइंड ऑफ थिंग, जो लोगों ने पढ़ा होगा, बैस्टिल फोर्ट को जाके जला देते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी जो हमारे प्रीएम्बल में भी है, ये फ्रांस से ही लिया गया है। बैस्टिल डे 14 जुलाई को मनाया जाता है फेटे नेशनल फ्रांसाइज के नाम से। 23rd बैस्टिल डे परेड में 269 मेंबर्स और ट्राई सर्विस इंडियन आर्मी भी गई। और इंडिया से कमांडर व्रत बघेल साहब इंडियन एयरफोर्स से, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी थे। रफाल फाइटर जेट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। आर्मी का पंजाब रेजिमेंट इसमें था जो कि ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, और राजपुताना राइफल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। UPI के बारे में बात हुई, अगेन द सेम, द आईफल टावर जो ऊपर बात की है। NPCI इस पर लिंक हो जाएगा आपके साथ। NPCI कब बना, कैसे बना, 2007-8 एंड उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हेड हैं। NPCI लॉन्च्ड UPI विद 21 मेंबर बैंक्स इन 2016, वापस से यहाँ पर लिख दिया है, पहले भी लिखा था अभी लिख दिया है, ठीक है। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, 2013 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 से बनाया गया है, और ये सब बातें हैं। नाउ इंडिया UAE की बात की जाए तो भाई अच्छी फ़ोटो आई और काफ़ी सारी बातें हैं। इंडिया UAE की जब भी आप बात करते हो तो बढ़िया बातें होती है। एक अगले जब सेशन में हम बात करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इंडिया और इजिप्ट की भी बात करेंगे, राइट, क्योंकि वो अगस्त का पार्ट था, तो इंडिया इजिप्ट अगस्त में ही बात करेंगे, तो उसमें दाऊदी बोहरा कम्युनिटी एंड ऑल सब बातें हैं। UAE की बात करो तो गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है ये, ठीक है, और डायरेक्टली लिंक नहीं होता गल्फ ऑफ ओमान में, क्योंकि ओमान इज़ द पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। फिर इधर कतर है, बहरेन है, सऊदी अरेबिया है, और ऊपर ईरान है। तो ये अपना टेरिटोरियल बॉर्डर तो ईरान के साथ नहीं बल्कि वाटर बॉर्डर जरूर शेयर करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी UAE को निकले 15 जुलाई को, फर्स्ट विजिट हुआ UAE का सिंस 2014 के विजिट के बाद। कहीं ना कहीं UAE के हेड्स को हम लोगों ने बुलाया भी है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के परेड पे, और एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है ना, तो काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बुलाते हैं तो इट शोज़ कि हाउ गुड रिलेशन यू हैव विद दीज कंट्रीज़, राइट। चलिए, तो इंडिया और UAE में आगे देखा जाए तो उसमें क्या क्या बातें हैं। पॉलिटिकल रिलेशंस 2017, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप 1972 के बाद थोड़ा प्रोग्रेस और अच्छा हुआ। स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिएक्शंस हैव रिसीव्ड इंटरप्ट्स ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर 2019 में आए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, इनको ऑर्डर ऑफ जायद से दिया गया।
तो इनको ऑर्डर ऑफ जायद भी दिया गया, तो वो थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स टोटल 13-14 हो गए हैं इनके अब तक टोटल, पूरे अगर एक साथ देखा जाए तो काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल गए हैं मोदी जी को। हिंदू टेम्पल्स के रिगार्डिंग भी कुछ है अबू धाबी में। एंड पीएम मोदी क्राउन प्रिंस HM शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, इनका वर्चुअल समिट भी हुआ 2022 में। विजन स्टेटमेंट्स कुछ रिलीज हुए, तो इसको आप ना भी पढ़ें तो चलेगा, बट स्टिल कुछ जो ऑर्डर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनके बारे में आप देख सकते हो। ठीक है, पेमेंट सिस्टम से भी बात है। और उसके बाद IIT दिल्ली का कैंपस ओपन हुआ अबू धाबी में। इसमें एक चीज़ और है, देख सकते हैं आप, IIT जंजीबार। ठीक है, IIT जंजीबार से भी बातें हैं यहाँ पर। इंडिया साइंस MOU विद एजुकेशन एंड नॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ अबू धाबी IIT दिल्ली। और अगर आपको याद करना है ना, आप एक बार NEP भी देख लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का ये भी टॉपिक है। इंडिया श्रीलंका, नाउ यहाँ पर मोदी जी का विजिट नहीं हुआ ऑब्वियसली, यहाँ पर विजिट हुआ आपको प्रेसिडेंट के हेड का, श्रीलंका के हेड का। ठीक है, इंडिया में। तो श्रीलंका का हेड जो इंडिया में ये जो आए श्रीलंका के हेड, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हुई। 13th अमेंडमेंट के बारे में बात हुई, प्लस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सागर इनिशिएटिव के बारे में भी मोदी जी ने काफ़ी कुछ बोला। तो श्रीलंका की कैपिटल ओल्ड कोलंबो इज कैपिटल कोलंबो, बट न्यू कैपिटल इज श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ठीक है, इनविटेशन था विक्रम सिंघे को, तो वो आए भी। और उसके बाद सागर के बारे में बात हुई, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डाइव डीप इनटू सागर अगेन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को भी हम देख चुके हैं, 22 मेंबर स्टेट्स हैं, 1997 में बना था। और इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 2000 हुआ। ठीक है, उसके बाद BBIN, इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। BBIN इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, एक इनिशिएटिव है इनका। और उसके बाद ये आउटकम रहा इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987। अब क्या है इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड 1987, जिसको हम कहीं ना कहीं राजीव गांधी जयवर्धने अकॉर्ड भी बोलते हैं। 13th अमेंडमेंट आई गेस की आप लोगों को याद होगा, जिसमें बात की जाती है श्रीलंका के एथनिक ग्रुप्स के बारे में, जो कि उसके नॉर्दर्न पार्ट में सेनेलीज का जो रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, LTTE के बारे में बात हुई। इट्स मिलिट्री कैंपेन जो कि 2009 में आफ्टर वेल्लुपल्ली प्रभाकरन के डेथ के बाद उसको ख़त्म किया गया, इस पूरे LTT ग्रुप्स को, जिनका डिमांड था कि सेपरेट श्रीलंका इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस। एंड 13th अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द सेम, कि सेनेलीज और सिन्हाला नेशनलिस्ट पार्टीज जो बनाई गई थी अलग अलग, तो उनको कुछ राइट्स दिए जाए, उनके लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया जाए। तो डैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नाम से ही समझ में आता है कि पैसिफिक और कहीं ना कहीं से ये कनेक्टेड है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ठीक है, न्यूजीलैंड का है ये, 2018 में ये ब्लॉक आया। फिर उसके बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 11 कंट्रीज़ के बीच में। जो कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो ये 11 कंट्रीज़ है जिनके बीच का ये ग्रुप है। 2017 में US ने इससे विड्रॉ कर लिया था। और बाकी सिर्फ बातें हैं, ये क्रिटिक्स इनका है। एंड दीज आर द कंट्रीज़ जो कि CPTPP का पार्ट है। पुल्ड आउट ऑफ द TPP अदर है, और अदर APEC मेंबर्स जो कि बाकी मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ट्रांस कॉरिडोर है इनका, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक OMSS। सो आई गेस कि हमारे पास 2 टॉपिक्स और बचे होंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो। अगर आप यहाँ तक आए हैं मेरे साथ तो आई एम लिटरली थैंकफुल टू यू ऑल। ठीक है, एंड इट शोज दैट हाउ मच यू ट्रस्ट मी, एंड आई विल गिव माई 100% टू वट एवर आई एम डिलीवरिंग हियर। ठीक है, OMSS की बात करें तो OMSS कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप एक जगह पढ़ो और काम हो जाए। आई गिव यू लिंक, वेरियस काइंड ऑफ लिंक्स इसमें आप देख सकते हो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर। ठीक है, ये कर्नाटका के स्कीम से रिलेटेड है, अन्नभाग्य योजना। ठीक है, उसके बाद OMSS को आप पॉवर्टी इंडेक्स से भी रिलीज देख सकते हो, पॉवर्टी इंडेक्स। आप इसको हंगर इंडेक्स से भी देख सकते हो, जो लास्ट ईयर क्लैट ने भी पूछा। आप इसको SDG से कनेक्ट कर सकते हो। आप इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से भी मतलब कनेक्ट कर सकते हो। आप इसको यूनिसेफ से रिलेट कर सकते हो। आप इसको FAO से रिलेट कर सकते हो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम से। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स है जहाँ पर ये OMSS ऑपरेशन ओपन मार्केट सेल स्कीम रिलेट करता है। इसके अदर एस्पेक्ट्स हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI से भी ये रिलेट हो जाएगा पूरा कि FCI का बना हेड एंड ये फलाना डिमका, उससे आसपास के टॉपिक्स।
रशिया यूक्रेन वाले पार्ट से भी रिलेट हो सकता है काइंड ऑफ कुछ हद तक, जो उसका ग्रेन डील है ब्लैक सी वाला जो अभी रिसेंटली अभी देखा ग्रेन डील, तो वहाँ पर ये OMSS रिलेट होता है। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स है जहाँ पर OMSS रिलेट होगा। SDG में यही पॉवर्टी इंडेक्स कि पॉवर्टी में क्या है, फर्स्ट पॉवर्टी को हमको डिक्रीज़ करना है, 2030 तक का टारगेट है, ठीक है। तो ये कुछ OMSS के अंदर एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब OMSS का ओवरऑल देखें तो है क्या कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 13,000 टन के आसपास उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई इतना हमें ग्रेन चाहिए। FCA ने पहले हाँ कर दिया लेकिन बाद में मना कर दिया। तो एक वो गाना याद आता है, तू हाँ कर या ना कर कुछ तो कर, लेकिन तुमने तो कुछ दोनों में से कुछ नहीं किया, ठीक है। फीचर्स ऑफ OMSS क्या है कि भाई 2 तरह के इसमें वीट और वो दिए जाते हैं। वीट एंड राइस के लिए ये है बेसिकली OMSS, और ऑक्शंस होता है। FCI 1965 में बना, शॉर्टेजेस ऑफ ग्रेन से रिलेट करता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बाकी लिंक्स मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है। नाउ इंडिया यूएस ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इंडिया और इंडिया यूएस बेसिकली अगर बात करें तो इंडिया और यूएस का जो डील हुआ, इट वाज नॉट लाइक कि आप आज के डील को पढ़ लो आपका काम हो गया। पुराने डील्स जब तक नहीं पढ़े जाएंगे तब तक इंडिया यूएस डील सक्सेस नहीं माना जाता। स्टार्टिंग होता है 2005 प्रणब मुखर्जी के टाइम से, प्रणब मुखर्जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और अब मोदी जी, ठीक है। तो मुखर्जी साहब प्लस इसमें आप मनमोहन सिंह को देख सकते हो, प्लस आप मोदी जी को भी देख सकते हो इसमें। तो तीनों लोगों का एक इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा। और एक PL 480 स्कीम है, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। PL 480 स्कीम को, ये पब्लिक लॉ 480, जिसमें US के साथ हम वीट ग्रेन्स लिया करते थे, एक टाइम था। 2005 में एक फ्रेमवर्क बनाया गया, ये वही फ्रेमवर्क था जिसको मुखर्जी साहब ने इसको आगे के लिए प्रोसीड कराया। 2008 में मनमोहन सिंह ने पहली बार एक लिमोआ साइन किया, लॉजिस्टिक्स एंड मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। इसमें क्या था कि जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे उसमें वो लॉजिस्टिक्स वगैरह को मतलब शेयरिंग हो सकता है, और 2 कंट्रीज़ के बीच में जो एग्रीमेंट है वो मिलिट्री ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स के सप्लाई से रिलेटेड बातें हैं। 2016 में कॉमकासा साइन होता है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कोई भी अगर इंडियन ओशन रीजन में कम्युनिकेशन हो रही है और इंडिया को नहीं पता और यूएस को पता है तो यूएस प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन इंडिया को। 2020 में बेका साइन हुआ, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो कि जियो स्पैटियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। सिविल न्यूक्लियर डील हुए, पेस पार्टनरशिप्स टू एडवांस क्लीन एनर्जी, फिर और की JCERDC, ऐसे बहुत सारे। आर्टेमिस अकॉर्ड भी साइन हुआ, 2025-26 का टारगेट है आर्टेमिस अकॉर्ड। आर्टेमिस में मल्टीलैटरल अकॉर्ड है ये, सो कंट्रीज़ का नाम आपको याद होना चाहिए। आर्टेमिस की बात करें तो नॉन बाइंडिंग है और एक्सचेंज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज़ है ये। स्टैब्लिशमेंट 2020 में हुआ बाय नासा, और इसके मेंबर कंट्रीज़ आपके सामने हैं, फाउंडिंग मेंबर्स एंड मेंबर कंट्रीज़ एज पर 2023, ठीक है। EV और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बातें हुई, जिसमें हम लोगों ने भारत 6G अलायंस देखा। क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल अभी देख लेंगे, ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना। 17 रेयर अर्थ मिनरल के बारे में बात हुई, और इस टॉपिक को आप लिंक कर सकते हो, जो चाइना ने लिथियम और जर्मीनियम का जो अपना प्रोडक्शन वापस लिया है कि हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे भी ये टॉपिक लिंक होगा, ठीक है। रेयर अर्थ अलायंस बनाया गया। इंडिया ने भी क्रिटिकल मिनरल्स के एक वो लिस्ट तैयार की कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे होंगे जिनको हम प्रिजर्व करेंगे, तो ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल में चाइना सबसे ऊपर है, उसके बाद आपको वियतनाम मिलेगा, फिर रशिया मिलेगा। तो इसलिए ये अलायंस बना के किया जा रहा है ताकि सब एक साथ आ जाए और आसानी से काम हो जाए। पहले EV और 6G अलायंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। GE 414 फाइटर जेट इंजन्स, जो कि इंजन अब सप्लाई भी कर रहा है US, तो इसमें ये कुछ बातें हैं, तो ये इंजन्स के बारे में चीज़ें हैं। GE's जेनरिक इलेक्ट्रिक इंजन, एंड ये फाइटर जेट इंजन्स हैं बेसिकली, जो ये JAS-39 ग्रिपेन, तेजस मार्क 2 इसमें लगाया जा सकता है। US नेवी एयरक्राफ्ट जिसको 30 साल से ज़्यादा से यूज़ कर रही है। ये पावर जेट्स प्रोवाइड करता है स्वीडन को, ऑस्ट्रेलिया को, कुवैत को, ब्राज़ील को, साउथ कोरिया, इंडिया और इंडोनेशिया को। फीचर्स क्या है? मेंटेनेबिलिटी आसानी से हो सकता है, पावर रिलायबिलिटी है, प्रूवन रिलायबिलिटी अच्छी है इसकी। फाइटर जेट इंजन फुल अथॉरिटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, वो जो रहता है ना कि कांटे वाला, वो वाला कहानी नहीं है, डिजिटल है पूरा, तो डेट इज़ हेल्पफुल। हाई प्रेशर कंप्रेशर है इसमें, लो प्रेशर टर्बाइंस यूज़ होते हैं। नेक्स्ट एक डील हुई MQ-9 रीअपियर से रिलेटेड, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। ये रिप्लेस करेगा आपको
P-81 को, ठीक है। इन P-81 क्या था, तो वो भी एक काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट ही था, मरीन टाइम एयरक्राफ्ट, जो कि मरीन रीजन्स में जितने भी कॉपरेशंस थे उसको देखता था और जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को देखता था। वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन और यूके नेवी के पास भी है, तो इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अब UAV से। MQ-9 रीअपियर, जिसकी हाइट भी ज़्यादा है, वो अनमैन्ड भी है, तो डेट इज़ इंपॉर्टेंट। और इसको बना कौन रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड जनरल एटॉमिक्स, जो लास्ट ईयर इन्होंने अनाउंस किया था कि हम बनाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आज के टॉपिक्स, 22 टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने कवर किया, 22-23 टॉपिक्स। एंड दीज टॉपिक्स आर, ये बाबू मूसा टॉपिक्स की बात, इनको तो कर लो प्लीज़, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं। सूडान इजराइल डिस्प्यूट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, FC5 पोटैटो, दिल्ली हाईकोर्ट वर्डिक्ट, क्लीन एनर्जी समिट, बस समिट कहाँ हुआ था, एंड SDG, विम्बलडन। जब आप विम्बलडन पढ़ो तो आप कोसोवो सर्बिया डिबेट जरूर पढ़ो। डायमंड लीग टाइटल, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप, टूर दे फ्रांस, PM प्रणाम, पेन एंटरप्राइज, एनर्जी ट्रांजिशन, इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, गुलियन बैरे सिंड्रोम, जिसको एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया पेरू ने, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, रेडियो कॉलर एंड चीता जो डेथ हुए थे उसके कारण, हर घर जल 100% जल इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, इसमें आया अगेन किशन गंगा रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये ट्रीटी 1970 में साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। टेलीमानस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सागर संपर्क, ओपेनहाइमर मूवी नहीं देखनी है, ओपेनहाइमर एटॉमिक बॉम्ब से रिलेटेड है, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉर द डेज एंड डेट्स पर्सपेक्टिव। सो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो, या फिर कोई फीडबैक हो, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड हेल्पफुल लगा वो भी मेंशन करो, नहीं हेल्पफुल लगा तो क्या प्रॉब्लम आई वो भी मेंशन करो। एंड यू व्हाट यू वांट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ टॉपिक, वो जल्दी आ जाएगा, तो प्लीज़ जल्दी से देखो और इसके जितने भी फीडबैक्स है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। बाय द एंड ऑफ सितंबर आई विल ब्रिंग अगस्त। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।